हम तीनों पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक आए, उन्होंने यहाँ रुमाल रखा, हाँ वो बस, और आजान स्टार्ट हुई, यहीं पे झुक गए। हाँ। कल को अपने और सगे संबंधी ले आए, कल को 4 शादियां करके भी यहीं बैठ गई है और कह दिया अब ये तो वक्फ बाई यूजर हो गया, ये टेबल जो है ये हमारा हो गया। नहीं, रवीश कुमार तो आदाब करके दिखा देगा कि मैं तो मुसलमान ही हूँ। और राजदीप के पास तो कुछ और है दिखाने के लिए, उसने तो कहा भी था अपनी बुक में, लिखा था कि अरे हाँ, कहा तो है ना कि हमारा खून भी मिला हुआ है हिंदुस्तान में। मुझे ये जो गिल्ट ट्रिपिंग है ना, संविधान करके बीजेपी भी अब मूर्ख हो चुकी है अब संविधान को लेकर। देखो हम संविधान को लेकर चल रहे हैं, संविधान को अरे भैया संविधान बनाया गया था लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि तुम संविधान को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में लोग मरवा दो। ममता टिकने नहीं देगी, आपके संगठन को उखाड़ के फेंक देगी। ममता तो ओवैसी से भी ज्यादा, ममता नोज हाउ टू यूज पावर। ममता इज नॉट लाइक बीजेपी, शी इज रूथलेस। वो उखाड़ के फेंकवा देगी, MIM के दफ्तर पे लगा होगा ताला, ओसी भाग रहा होगा यार ये किससे पाला पड़ गया मेरा, यहाँ से निकलो, ये हमें दे रही है 15 मिनट की, 15 मिनट हटाओ पुलिस, अभी ठीक कराती हूँ इन दोनों को। हम तीनों का ही डिस्कशन होता था एक टाइम पे कि नहीं जीत रहे ये लोग। नहीं, मैंने तो कहा था भाई, मैंने चुनावों से पहले कहा था, मतलब हम लोग को लग रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था कि केजरीवाल जैसा धूर्त हार सकता है। मैं कहा ये बिल्कुल 36 के आसपास है। विश्वास नहीं हो रहा था कि ये धूर्त जाएगा यहाँ से, लग रहा था ये वहीं लेट जाएगा, इसको नहीं निकाल नहीं पाएंगे ये लोग वहाँ। उसने 4 बार बोल दिया अल्लाह ने हमें बड़ी ताकत दे रखी है, बड़ी ताकत दे रखी है। फिर मेरे पास आया ये प्रणेश की डिबेट थी। अच्छा, मैंने कहा ये तो गनीमत आपने बता दी, अल्लाह ने आपको ताकत दे रखी। मैं तो आज तक हमेशा सोचता था इतनी भूखमरी, इतनी जिल्लत, इतनी बेशर्मी कैसे आप बर्दाश्त करते हैं, हर समय आपको हर मंच पे आपको नंगा किया जाता है। आज पता लगा अल्लाह ने आपको विशेष ताकत दे रखी है, हमें तो पता ही नहीं था ये कैसे। आते ही फर्स्ट चीज क्या मांगी आपको पता नहीं? उसने कहा कुरान चाहिए मुझे और 5 वक्त की नमाज चाहिए। तो अब कुरान और नमाज रिलीजियस थोड़ी है, ये तो स्पिरिचुअल है। इसलिए he has no religion, he is just a spiritual, he is a soul। सही बात है। पहली स्पीच कह रहे हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। आधे लोग आज भी होश हो जाए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या है। उस जमाने की जनता को ये बोल रहे हैं लॉन्ग अगो देयर वाज अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। लोग कह रहे भाई क्या बोल गई है, क्या गजब। मतलब सोनिया राहुल से कहा कि तुम्हारा लोन माफ करने के लिए सोनिया राहुल से मांग के 2000 की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देती हूँ। तो वक्फ से भी बड़ा है यार, ये तो अल्टीमेट है ये बिल्कुल। 5 घंटे क्या किया होगा ईडी वालों ने, उससे बात करी होगी, 5 मिनट में पता लग गया होगा इसको कुछ नहीं आता। कि अंग्रेज आया देख लो। फिर लोगों ने कहा जरा बगल वाले को भी बुला के लाओ, दिखाएं तुम इसको कुछ नहीं आता। देखो क्या मजेदार आदमी है। सब आ रहे हैं। तो भाई साहब राम राम, बिंदास बकैती का 4था एपिसोड आ चुका है और करण भाई फिर से हमेशा की तरह हमारे साथ हैं। और आज हम कुछ मुद्दों पे बात करेंगे, जिसमें से एक रहेगा जाट फिल्म और दूसरी रहेगी जो मुर्शिदाबाद में वेस्ट बंगाल में चल रहा है। इस सब के ऊपर बात करेंगे। पैरेलली रोहफजा भी आ जाएगा, पैरेलली पाकिस्तान में जो PSL चल रहा है वो भी आ जाएगा। तो कुछ मुद्दों पे हम बात करते हैं। क्या चल रहा है पाकिस्तान में? सबसे पहले तो गर्मी चल रही है पाकिस्तान में। नहीं, मुझे तो सबसे पहले तो बहुत खुशी है कि जब मैं आया आपने रूह अफ़ज़ा से मेरा स्वागत नहीं किया, आपने मुझे कोल्ड कॉफी पिलाई। पता लगा आप भी उस ब्रिगेड में आ गए कि भाई रूह अफ़ज़ा, हम लोग बचपन में रूह अफ़ज़ा पीते थे। ये जो आजकल नॉस्टैल्जिया छाया, वो इनकी सेल बढ़ गई। वो तो और वो ले के आ रहे हैं अजीत अंजुम ब्रांड एम्बेसडर बन गया। समझाओ उसमें 88% शुगर है। चप जाओगे इस चक्कर में मोदी विरोध में कि हमें रूह अफ़ज़ा पीना है। और अगर ये मतलब सोचने की बात है, इनको अगर पैकेज करके हलाल जहर दे दिया, ये सब गटकना शुरू कर देंगे। हलाल जहर है, हलाल जहर है। सही बात है। अच्छा, तो इसमें अजीत अंजुम तो था। अजीत अंजुम की हम फोटो लगा ही देंगे। पैरेलली साक्षी जोशी जी ने भी कुछ ये ट्वीट किया, मोहब्बत का शरबत रूह अफ़ज़ा, और एक हार्ट भी लगाया हुआ है, वो भी लाल कलर का। अरे वाह, ठीक है। और हलाल मोहब्बत है। और बिल्कुल एकदम मतलब क्लोजअप में फोटो लिया है। फिर इनके नीचे मैंने कुछ कमेंट्स देखे। अच्छा, कमेंट्स मजेदार थे, पढ़िए। शुक्र है बाबा जी ने हलाला की बुराई नहीं की। नहीं तो सारी मोहतरमा हलाला की वीडियो। ये हमारे जो लोग हैं वो बड़े क्रिएटिव है ना, जैसे मोदी जी ने कहा था, कितने क्रिएटिव हैं लोग हमारे। फिर दूसरा कमेंट इन्हीं के पोस्ट पे था, लगता है ये मोहब्बत पी के आपकी ऐसी हालत हो गई है कि क्लोजअप से फोटो लेना पड़ रहा है।
मतलब अगर शुगर इतनी इनटेक करोगे तो भाई हाँ साहब भाई, क्या? आप पूरी फोटो तो ले नहीं पाओगे अपनी बॉडी की। नहीं, एंड आप सोचो। ओ, ये तो गहरी बात कही है इसने, मेरे को समझ नहीं आई थी। अच्छा। हाँ, फिर एक ये डॉक्टर रुद्र कह रहे हैं कि अगर कल को रामदेव ये कह देगा कि गू नहीं खाना तो सारे वामपंथी दल्ले मिलकर दिखा कर गू खाएंगे। और विनोद कापरी और उसकी पार्किंग वाली सेट, चलो ये तो थोड़ा ऊपर हो गया। गू तो हमारा फेवरेट है। हम तो सुबह शाम सिर्फ गुरु ही खा। पर इसने ना ये गु लिखा, गु में बड़े ऊ की मात्रा आएगी। अरे यार तुम भाई त्रुटियां मत ठीक है निकालो बे। हाँ यार कसम से। नहीं, ये तो बात है, देखो हाँ अगर हाँ बोलो। नहीं, वैसे हमारा पॉडकास्ट मैंने सुना है कि जो लुटियन अपर सर्कल में भी देखा जा रहा है, तो आज उनके लिए एक नया शब्द हमने उनको सिखा दिया है। पता नहीं उनको पता था कि नहीं। की जो स्पेलिंग है उसमें बड़ी ऊ की मात्रा है। आगे से वही खाना। छोटे ऊ वाली नहीं खाना है। हाँ जी। तो ज्वाला गुप्ता ने अभी कहा कि रूह-अफ़ज़ा इज जस्ट नॉट एनी रोज शरबत, इट इज एन इमोशन। पीरियड भी है भाई साहब इसमें। सोचिए। अब यही आज से 2 साल पहले ज्वाला गुप्ता ने कुछ और भी कहा था। करण भाई, I was wondering, all the so-called superstars promoting highly caffeinated beverages in commercials. अच्छा जी, do they themselves consume this when they feel low, as shown in commercials? Would they recommend their adult children or children who would become adults in future to consume it? बताइए। Wow. इतनी सोच, और यहाँ पे रूह-अफ़ज़ा 89% शुगर है इसके अंदर, और 89%। मैं तो इस बात पे दंग हूँ। देखो, हम लोग को तो पहले पता नहीं था ये बात कि इसका जो पूरी सर्टिफाइंग एजेंसी है, हमें पता ही है कौन है आज की तारीख में। हमदर्द है, और हमदर्द से एक हमदर्द आ गई है। हमदर्द की एक और हमदर्द है, सुप्रिया श्रीनेत। उन्होंने इतना बड़ा ट्वीट लिखा है कि मैं ट्वीट पूरा नहीं पढ़ सकता। वो सब कुछ बहुत बड़ा ही कर देती हैं। बिल्कुल। फिर वो देखो, लोगों ने उनका, ये कौन है? अबे साइड इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग रूह-अफ़ज़ा, पहले ऐसी थी अभी ऐसी हो गई हैं। देखिए, हम लोग का तो बिल्कुल भी बॉडी शेम करने का इरादा होता नहीं है, पर लोग कमेंट कर रहे हैं तो हम अब क्या लोग करें? कमेंट कर रहे हैं तो हम लोग को तो भाई एक नहीं, हमें सहानुभूति है आपके साथ। वही दे सकते हैं हम, और कुछ दे भी नहीं सकते एक्चुअली। तो ये सही में क्या ये सुप्रिया श्रीनेत थी? ये सुप्रिया श्रीनेत थी। सुप्रिया श्रीनेत पहले बिजनेस चैनल्स पे भी आती थी, आपको पता है? अरे, और शो कंडक्ट करती थी जिसमें कि कहती थी कि सोनिया गांधी जो है, उनकी ओरिजिन्स के बारे में उन्होंने बड़ी विशेष टिप्पणी करी थी कि वो कहाँ से आई हैं, क्या करती थी। और मनमोहन सिंह के बारे में भी कहा था कि थोड़ा दम दिखाओ। और अब देखो जी क्या हालत है ये। तो मतलब उन्हीं सोनिया जी के अंडर अब ये काम कर रही रूह-अफ़ज़ा हैं। पी के ये हालत हो गई। साइड इफेक्ट्स ऑफ रूह-अफ़ज़ा, ये भी है एक और। सिर्फ शरीर पे नहीं, दिमाग पे भी दिमाग असर पे भी असर डालता डाल रहा है। रूह-अफ़ज़ा अब क्या, मतलब रूह-अफ़ज़ा का जो बवाल मचाया हो रामदेव जी ने, वो क्यों मचाया? सबसे पहले तो इस पर बात करते हैं। करण भाई, नहीं, एक बात तो पहले रूह-अफ़ज़ा के बारे में हमें समझनी चाहिए कि ये जो हमदर्द और ये जो हलाल सर्टिफाइंग एजेंसी जिसके पास ये जा रहा था, कई लोग बोलते हैं अरे आप फूड में ऐसा क्यों करते हैं, हलाल है, हराम है। ये जो हलाल की एजेंसी है, ये करती क्या है इस पैसे से, ये बहुत ज़रूरी है सबको जानना। और ये फैक्चुअल बात मैं कर रहा हूँ। जितने केसेस आप उठा लो, पुणे बेस्ट बेकरी केस, आपका 26/11 तक का, इन सब में टोटल लीगल एड प्रोवाइडेड बाय जमाते उलेमा हिंद। इनका टोटल पैसा जो जा रहा है वो इस चीज के लिए जा रहा है। अब रामदेव जी अपना लेकर आए, ठीक है ना? रामदेव जी भी लगे रहते हैं अपना, क्या नाम है उसका जो रामदेव जी लाए? तो सही कुछ गुलाब शरबत। गुलाब वो शरबत तो हमेशा से है, बहुत टाइम से है। नहीं, उन्होंने तब बोला था ना ये रूह-अफ़ज़ा का, और उन्होंने अपना प्रमोशन इसका चालू कर दिया। इसमें डिजिटल एड्स आने लग गए इसके। अभी गर्मियां आ गई ना, तो वो मार्केट समझते हैं रामदेव जी भी कि इस समय इस पे दाबा जाए। पर एक चीज अच्छी लगी मुझे कि राइट विंग इकोसिस्टम में कोई इतना पगलाया नहीं कि सब उठा के कह रहे हैं कि हमें भी इनके काउंटर में रोज शरबत पीनी है। वो चीज एक नहीं हुई। बट एनीवेज, ये तो खैर एक पागलपन, एक सुसाइडल है। ये दे एक्सपोज देमसेल्व्स। जब भी आप देखो, ये अपना ही मजाक उड़वाकर उठते हैं इसके अंदर, इसलिए इनको तो ज्यादा इससे ज्यादा तूल देने का मुझे तुक नहीं लगता। बट काफी चीजें हुई इस मैं अगर कहूँ पिछले 1-2 सप्ताह में, इसको लेकर तो हुआ ही हुआ। कल की जो बात हुई वो एक बहुत चिंताजनक लगी मुझे, जो कल कोर्ट में बात हुई वक्फ को लेकर।
हम लोग को लग रहा था वक्फ का मामला अब सेटल हो गया है पिछली बार जब हम लोगों ने चर्चा करी, लेकिन हमारे जो न्यायाधीश हैं महोदय, एंड बहुत सीरियस मुद्दा है। कल जिस टोन में बात हुई कोर्ट में, मैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स देख रहा था, आप लोगों ने भी शायद देखी होंगी, थोड़ा बहुत। मौलाना कपिल सिब्बल, मैं तो उनको मौलाना ही अब कहूंगा और क्या बोला जाए, मतलब मौलाना शर्मा जाए, ही लिटरली सेड कि हम लोग को कौन बताएगा, हम मतलब ही वाज कंसीडरिंग हिमसेल्फ अ मुस्लिम, ओहो, कि ये होते कौन है हमें बताने वाले कि इनहेरिटेंस राइट्स लड़कियों के होंगे कि नहीं जो हमने प्रॉपर्टी वक्फ कर दी। वाओ। तो अभी इस बार जो संशोधन आया उसमें एक चीज ये है कि क्या है कि मान लीजिए कोई बाप है जिसको एकदम से फितूर चढ़ गया हो कि सब कुछ अल्लाह का है, हमारे बच्चे क्या हैं, हमने वक्फ कर दी प्रॉपर्टी, उसमें बच्ची के राइट्स चले गए, बच्ची के इनहेरिटेंस राइट्स हैं भाई टेक्निकली। तो ये वाला जो बिल था दैट वाज कि बच्ची के इनहेरिटेंस राइट्स नहीं जाएंगे, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें कुछ उस बच्ची को भी मिलेगा, उसके इनहेरिटेंस राइट्स रिमेन इवन इफ आफ्टर दैट हैज बीन वक्फ्ड। कपिल सिब्बल stood yesterday in court and said तुम कौन होते हो हमें बताने वाले, हम क्या देंगे अपनी बेटी को नहीं देंगे। अच्छा, ये आदमी है ये। तो उससे फिर जज ने कहा कि हिंदू के बारे में भी हिंदू सक्सेशन एक्ट और ये सब आया हुआ है, तो ये तो होता है कानून। कह रहा है ये हमारा आर्टिकल 26 का हनन है। आर्टिकल 26 इज हमारे को अपने रिलीजियस मैटर्स खुद कंडक्ट करने हैं। एंड इट इज अमेजिंग कि एक लॉयर ये बात बोल रहा है, जबकि देयर आर मल्टीपल रूलिंग्स कि वक्फ बोर्ड इज नॉट अ रिलीजियस बोर्ड, एग्जैक्टली, इट इज अ स्टैट्यूटरी बोर्ड। स्टैट्यूटरी बोर्ड में इट इज जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की कोई चीज होती है वैसे है ये आपका रिलीजियस मामला नहीं हो गया। उसके बाद व्हाट कपिल सिब्बल सेज, मैं सिर्फ उसका लाइन ऑफ आर्गुमेंट देख के कि किस कदर ये मेंटली किस लेवल पे निकल गया है। कपिल सिब्बल सेड देन हाउ डेयर यू अलाउ हिंदूज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। एंड देन द जज, जो जज ने बात कही, तुषार मेहता वहां पर थे जो सॉलिसिटर जनरल, उनसे कहता है वुड यू डू द सेम, और इन दैट टोन पूछा है, वुड यू अलाउ मुस्लिम्स टू बी अ पार्ट ऑफ हिंदू ट्रस्ट्स। तो ऑलरेडी है ना, कितने फिरहाद हकीम तारकेश्वर टेम्पल बोर्ड के थे। जज को जो सहानुभूति है, फिर जज बोलते हैं उससे कि यार ये 300 साल पुरानी वक्फ जो हुई है, जो हजारों साल पुरानी वक्फ हुई है, इनकी ये बेचारे रजिस्ट्रेशन डीड कहां से लाएंगे। वक्फ बाय यूजर यू कैन नॉट डी नोटिफाई। अब इसने अभी पूरी तरह स्टे नहीं लगाया है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसपे की स्टे, इंटरिम स्टे आने की उम्मीद है, अभी लगाई नहीं है, ही इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दैट। तो मतलब कि द बैटल इज स्टिल गोइंग ऑन। और कुछ चीजें आप जो कह रहे हो, जो पूरा लॉ है, पूरा जो बिल बना है, उसके अंदर कुछ चीजें, जैसे ये वक्फ बाय यूजर हो गया, और वक्फ बाय यूजर के अंदर कुछ डिटेलिंग हो, जैसे वक्फ बाय यूजर भी अब जैसे हम बात करते हैं कि आई थिंक हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बात की थी कि 80% ऑफ द लैंड जो इनके पास आज की डेट में है वक्फ के पास, वो इन्होंने, जैसे यूपी का आया था, यूपी गवर्नमेंट का आया था कि 78% जो लैंड वक्फ के पास है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो यूपी गवर्नमेंट का लैंड इन्होंने हड़पा है। ये डेटा आया था यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। दो चीजें इसमें, एक तो है कि गवर्नमेंट का लैंड हड़पा है, एक है वक्फ बाय यूजर। इसमें से क्या है, वक्फ बाय यूजर पे कल अभिषेक मनु सिंघवी ने खड़े होकर कहा कि माय लॉर्ड 8 लाख प्रॉपर्टी हैं जिसमें से कि 4.5 लाख वक्फ बाय यूजर से आई हैं। वक्फ बाय यूजर इज कि हमने जी यहाँ पे मजार खोल दी, हमने स्टूडियो के बीच में टाइम तक नमाज पढ़ी, हम तीनों पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक आए उन्होंने यहाँ रुमाल रखा, हाँ वो बस, और आजान स्टार्ट हुई, यहीं पे झुक गए। हाँ। कल को अपने और सगे संबंधी ले आए, कल को 4 शादियां करके भी यहीं बैठ गई है और कह दिया अब ये तो वक्फ बाय यूजर हो गया, ये टेबल जो है ये हमारा हो गया। रेलवे ट्रैकों के बीच में, 2 ट्रैकों के बीच में मजार खोल रखी है इन्होंने। देयर आर डियर पार्क्स इन दिल्ली, जो डियर पार्क्स वगैरह बने हुए हैं, उसके अंदर अचानक से मजारें उगाई थी। जी, और उन पे कब्जा कर रहे थे। देन अभिषेक मनु सिंघवी सेड कि सर ये तो हजारों साल से यूज कर रहे हैं हम, जबकि बीजेपी ने जो लॉ लाया है दैट इज नॉट कि वक्फ बाय यूजर रेट्रोस्पेक्टिवली हट जाएगा। देव सेड कि अगर कोई डिस्प्यूट है या फिर आपके पास कागज नहीं है तो हटेगा, अगर अग्रीमेंट और कागज है बिल्कुल नहीं हटेगा रेट्रोस्पेक्टिवली। ही इज सेइंग कि कैसे कागज हो सकता है हमारे पास इतना पुराना, एंड द जज एम्पथाइज विद दिस। द वर्स्ट वाज जज सेड कि भाई कैसे हो सकता है इनके पास 3000 साल पुराना कागज, डोंट यू हैव एनी एम्पैथी फॉर देम, दिस इज द लैंग्वेज ही इज यूजिंग। मुझे गुस्सा इस बात पे आती है, दिस जज नेवर शोड दिस सिंपैथी। जब लोगों ने कहा हमारी लैंड हथिया ली है, तब आपको बुरा नहीं लगा कि इनकी लैंड हथिया ली है।
तब आपने ये कड़ी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये मैं मतलब अब जुडिशरी को इन्होंने ऐसा बना दिया है ना हमारे देश में, महामहिम, मजाक, मिलॉर्ड, बिल्कुल मजाक बन चुका है, झुके चले जाओ, जमीन पे लेट जाओ इनके आगे। और इन्होंने साला ऐसा बना रखा है जैसे अंग्रेजों का टाइम चल रहा है अभी भी, इनके सामने ऐसे यूं खड़े हो रहे हो, बस माय लॉर्ड के सामने आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो, माय लॉर्ड के बारे में एंड व्हाट दे आर डूइंग। ये भी तो देखो ना आप, कितनी छुट्टियां ले रहे हो, कितनी आपकी पेंडेंसी है, या तो आप कितना आपके पास पैसा मिल रहा है जो जल रहा है, वो सब चीजें कहाँ, उसके बारे में कौन बात करेगा। एक चीज बोलूंगा, मतलब ये बड़ा मुझे क्लियरली बोलना चाहिए अब इसमें, आई शुड नॉट मिन्स वर्ड्स, दे आर एंटी हिंदू, दे आर एंटी। मुझे आज वो एक इंसिडेंट याद आता है और मैं चाहूंगा आपके दर्शक भी देखें, इट इज नॉट टॉक्ड अबाउट दैट मच। 2023 की बात थी जब डीएमके के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा था ब्राह्मण्स हैव टू बी किल्ड फॉर इक्वालिटी, एग्जैक्ट लैंग्वेज, ब्राह्मण्स हैव टू बी किल्ड। सॉलिसिटर जनरल goes and tells the judge, I think judge जोसेफ थे, पेरियार ने भी तो यही कहा था और वो हंस रहे थे। he smiled, he smiled and his words were, do you not know who Periyar was? And the solicitor general got angry, he said sir nothing to smile on this। और पेरियार वो है, पेरियार तो उसको बोलना ही नहीं चाहिए, मैं साफ बोल रहा हूं भाई। उसने कहा ब्राह्मण को देखो तो वहीं मारो, क्या क्या बोला हुआ है उसने, गणेश जी के आइडल को तोड़ा हुआ है उसने। नेहरू ने कहा कि ये साला पागल है, ही इज अ लूनेटिक, पुट हिम इन असाइलम। बिल्कुल, नेहरू वाज लाइक लिबरलों का भी लिबरल, इवन ही सेड ये पागल है, राइट। एंड अब ये सोशल जस्टिस का मसीहा हो गया है। अब राहुल गांधी कहता है पेरियार ये वो, जबकि उसी के दद्दा ने कहा हुआ है कि इसको पागल है, इसको साले को जेल में डालो। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ईवी रामास्वामी, इस बंदे का, इस बंदे के जो स्टैचूज हैं वो तमिलनाडु के अंदर मंदिरों के बाहर लगाए गए हैं, और उस स्टैचू के नीचे लिखा हुआ है कि जो भी रिलीजन में और गॉड में मान रहा है, दे आर इडियट्स, दे आर रास्कल्स, इस टाइप की बातें लिखी हुई हैं। आप ये सेम चीज किसी मस्जिद के सामने या चर्च के सामने करके दिखा दीजिए। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो है वो वहाँ पे डीएमके की गवर्नमेंट ने की हैं। बाकी अगर चर्च से याद आया मुझे, अगर हम इसमें अगले टॉपिक पे चले हैं तो जाट याद आ गया मुझे चर्च से कि क्रिश्चियंस ने, रणदीप हुड्डा का एक सीन है इसमें जिसमें वो चर्च, अच्छा मैंने देखी नहीं अभी, हाँ, तो चर्च में जाके वो रणदीप हुड्डा चर्च में जाके लोगों को डांटता है, धमकाता है और सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ से शुरू होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि चर्च का जो सीन है रणदीप हुड्डा का वो क्यों दिखाया, जबकि उसमें कुछ ऐसा खास ऑफेंसिव है नहीं। अच्छा, जिसके ऊपर इन्होंने बवाल काट दिया। अच्छा, आप यहाँ पे मंदिरों के सामने क्या करता है रणदीप हुड्डा? रणदीप हुड्डा कुछ भी नहीं करता, वहाँ पे लोगों से साइन करवाता है बस, कि वो ऐसे खड़ा हुआ होता है बस, जैसे जीसस की स्टैचू लगी है वो पीछे क्रॉस पे, तो रणदीप हुड्डा वहाँ पे खड़ा हुआ है और वो बिल्कुल सेंटर में ऐसे खड़ा हुआ है कि जीसस जो है पीछे दिख नहीं रहे हैं, तो वो ऐसे क्रॉस खड़ा दिख रहा है पीछे, जीसस नहीं दिख रहा है, वो ऐसे खड़ा हुआ है, तो वो जीसस पीछे नहीं दिख रहे हैं, तो उनको शायद ऐसा लग रहा है कि एज अ जीसस पोर्ट्रे किया गया है। अच्छा, तो वो ऑफेंड हो गए, वो ऑफेंड हो गए। तो यार हम ऐसे ऑफेंड होने लगे, तो हमारे पास वैल्यू तो नहीं ना, आपके ऑफेंड होने की वैल्यू नहीं, समझ गए ये लोग, कुछ नहीं है। सनातन को गाली दे दो, क्या फर्क पड़ेगा? आप कह दो डेंगू है, मलेरिया है, खत्म कर दो इन्हें। अरे जज हंस रहा है। मुझे एक और जजमेंट याद आती है। जजमेंट क्या, एक ऑब्जर्वेशन थी, जब जन्माष्टमी होती है तो जो हम लोग चढ़ के मटकी तोड़ते हैं, तो इन्होंने, एक जज ने बड़ा गंदे से कहा था कि तुम्हारे कन्हैया क्या एक्रोबैटिक्स करते थे जो तुम लोग को ये सब करने की जरूरत है? उससे पलट के पूछो कि मुहर्रम में जो पिटाई होती है, अपने को बेल्ट और बैंत मारते हैं, वहां तुम्हें नहीं फिजिकल सेफ्टी सूझती? सही बात है। वैसे वो कह रहा है कि अरे हिंदू अपनी फिजिकल सेफ्टी देखो, वहां पे क्या हो जाता है तुम्हारे? आपने दही हांडी की हाइट सेट कर दी, आपने जलीकट्टू बैन कर दिया, आपने सब कुछ वो किया जो हिंदू आस्था के खिलाफ था, और फिर आपकी बकैती भी पूरी है, फिर आपको सम्मान भी पूरा चाहिए। को बुला लेते हैं बिंदास बकैती पे, एक जजों की होनी चाहिए बिंदास। एंड नुपुर के केस में व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड? नुपुर's tongue has set the country on fire। अच्छा, मेरे को ये बता दो, जो आपने बोला वो लिख के दिखा दो ना, वो जो कानून है, जो आप उस केस का रिजल्ट, नतीजा लिखोगे, वो लिख दो उस पे कि नुपुर ने ऐसा किया। आपने बोल तो दिया, चलो ठीक है, हेडलाइंस बन गए, पर उसका
जो नतीजा था उसमें लिख के दिखा दो। नहीं, वो नहीं बोल सकता ना, बिकॉज द थिंग्स जो बोली गई थी नूपुर के द्वारा, दे आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। हाँ वही ना। ठीक है, तो आपको जो कुछ भी लिखना है वो आप उसी तरीके से लिखोगे ना। जो न्याय व्यवस्था है वो कानून से चलती है, आपकी जीभ जो होती है ना वो कुछ भी बोलती हाँ, वो फिर कुछ भी बोलती है। तो उन्होंने उसी तरीके से ये लोग इसका कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रहे जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है? हाँ एक स्टेटमेंट बोल दी, बस एक पासिंग स्टेटमेंट बोल दी कि अरे वायलेंस बड़ी खराब चीज होती है एंड ऑल ऑफ दिस, व्हाई आर यू नॉट टेकिंग इसका लो ना। दे शुड आस्क फॉर द प्रेसिडेंट्स रूल। कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं करेंगे इसमें। भाई आप ये देखिए ना कि एक प्रदेश है जहां पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 30% पार कर चुकी है, और उस स्टेट में 70% मान लीजिए हिंदू हैं। उस स्टेट के अंदर पलायन हो रहा है। सोचिए। और ये बड़ी सीरियस बात है। आई थिंक बंगाल, बिकॉज सब लोग बात कर रहे हैं और आपने तो इस पर काफी रिसर्च भी करी हुई है, आप दोनों ने। डायरेक्ट एक्शन डे की बात कर रहे हैं लोग। इट्स रिमाइंडिंग पीपल अ लॉट अबाउट द सोहरावर्दी डेज, राइट, है ना? एंड शी इज एक्टिंग लाइक सोहरावर्दी। शी इज टोटली एक्टिंग लाइक दैट। आज भी इसने मौलानाओं की एक मीटिंग करी है। शी इज नॉट गॉन टू मीट हिंदू विक्टिम्स, शी इज गॉन टू मीट मौलानाज। और महुआ मोइत्रा ने छूटते ही पहली पिटिशन डाली थी वक्फ के खिलाफ। असदुद्दीन ओवैसी, महुआ मोइत्रा, इन सब ने डाली है। महुआ मोइत्रा का वीडियो देखो आप, जिसमें शी इज अपीलिंग टू मुस्लिम्स। मतलब इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। लिटरली दंडवत प्रणाम कर रखा है इसने। कह रही है आप लोग के साथ हुआ तो बहुत बुरा है, देखिए तो मैं मान रही हूँ बहुत बुरा हुआ है आपके साथ, मतलब तुम्हारी जो लूट रोकी वो बहुत बुरा हुआ है, तुम्हें तो सर पे चढ़ा के रखना चाहिए था मैं, बट थोड़ा सा एहतियात रख लो आप लोग। मतलब ऐसे भीख मांग रही है, जहां पे इनकी पिटाई होनी चाहिए बैंतों से, वहां ये भीख मांग रही है कि देखो हुआ तो बहुत बुरा है। पूरी की पूरी एक वीडियो देख रहा था मैं, उसमें पूरी मुस्लिम मॉब टोपियों के साथ और ये वो आग लगा रही है, घरों को तोड़ रही है, अटैक कर रही है, साथ में पुलिस वाले खड़े हैं, मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। नारे क्या लग रहे थे? आपने नारा सुना था? आज खामोशी है, कल शोर होगा, आज कुत्तों का दिन है, कल हमारा होगा, अल्लाह अकबर। कर लो। दिस इज द नारा पर चल रहा है। मेरे को एक बात बताओ, ये अब क्या इस देश में एक डरा हुआ मुसलमान 4-5 हिंदुओं को मार भी नहीं सकता? मतलब लोगों के हिंदू के घर ही तो जलाएं, क्या दिक्कत हो गई? इतना शोर क्यों मचा रखा है आप लोगों ने? मेरे को समझ में नहीं आता। नहीं, ये ज्यादातर जो लिबरल माइंडसेट के हिंदू है ना, या फिर जिन लोगों का बायस है, कोई पॉलिटिकल बायस है, वो यही बोल रहे हैं क्या हो गया यार, 2-4 घर जला दे, क्या हो गया? अब एक डरा हुआ मुसलमान है, उसका वक्फ गया है बेचारा, उसने कुछ लोगों को मार दिया, वहां से एक्सोडस करवा दिया, थोड़ा बहुत क्या फर्क पड़ गया भाई? उस बेचारे की भी तो लूट गई, लूट कर रहा था मजे से, खा रहा था मलाई, हड़प रहा था जमीन, आपने क्यों उसकी हड़पना रोका? मुर्शिदाबाद इज ऑलरेडी अ मुस्लिम मेजॉरिटी सिटी। यार मुर्शिदाबाद की अगर हम बात करें तो मुर्शिदाबाद के में मतलब पिछली 5 बार से अधीर रंजन चौधरी जो थे वो वहां पे वो MP बनते थे। 5 बार से लगातार 25 साल से लगातार एक आदमी जीत रहा है, ठीक है। TMC हमेशा अपना हिंदू कैंडिडेट वहां से खड़ा करती थी और हिंदू कैंडिडेट हमेशा वहां से हार जाता था, ठीक है, अधीर रंजन चौधरी के सामने। एक बार उन्होंने यूसुफ पठान जो कि गुजरात से बुला के वहां पे लेके आया और पूरा कैंपेन जो उस वक्त चल रहा था ममता बनर्जी का, वो मोदी और योगी के खिलाफ था, आउटसाइडर्स का, गुजराती आउटसाइडर्स, और पूरा गुजरात के अगेंस्ट सब कुछ था। अगर सारा कैंपेन आपने गुजरात और मोदी और आउटसाइडर के ऊपर बेस किया तो गुजरात से बुलाया हुआ एक आदमी आया, वो केवल इसलिए जीत गया क्योंकि वो मुसलमान था, और कोई रीजन ही नहीं था। चाय की चुस्की ले रहा है वो, उसका आ तो रहा है वीडियो, आजकल चाय पी रहा है वो जब जल रहे हैं लोग, और नीचे लिखा हुआ है सेरेनिटी एंड काम। यहाँ पे हिंदू आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मारे जा रहे हैं, एक्सोडस हो रहा है, और आप सेरेनिटी एंड कामनेस ढूंढ रहे हो। भाई उसको तो ये हम लोग के लिए भी बिल्कुल है, इट इज us Hindus, it is everyone, ये we share the blame for this, क्योंकि they were very clear in their head कि भैया ये यूसुफ पठान मतलब ये वो लोग हैं कि भाई बिल्कुल बुरके में रहो घर में सब महिलाएं, और महुआ मोइत्रा जो कि जलवे से घूम रही है वो इनकी पैरवी करती है। भाई यूसुफ पठान, इरफान पठान का मेरे को याद है, इरफान पठान ने एक बार टीटी खेलते हुए अपनी बेगम के साथ फोटो डाली थी। अब टीटी खेल रहे तो मुंह तो थोड़ा बहुत विजिबल होगा, तो मुंह उसने पेंट से ढक दिया। सोचो नहीं, ये माइंडसेट के लोग हैं, ये लिबरल हैं अपेरेंटली लिबरल महुआ मोइत्रा इनको सपोर्ट करती है।
तो इन्होंने शर्म बेच दी है, देखो। पर इस पे क्वेश्चन ये आता है अब, व्हाट इज द बीजेपी डूइंग ऑन दिस? बीजेपी इज वेटिंग कि अभी 5 हिंदू मरे हैं, 50 मर जाएं तो थोड़ा और इशू बन जाएगा, 2026 के इलेक्शंस में और मदद हो जाएगी। दिस इज व्हाट बीजेपी इज डूइंग राइट नाउ। संदेश खली का इन्होंने पूरा मुद्दा बनाया था, शाहजहां शेख वाला। हाँ, संदेश खली का पूरा मुद्दा बनाया गया था, उसका बेनिफिट उतना नहीं मिला, बट मुद्दा इन्होंने पूरा बनाया था और उसको इसमें ट्रांसफॉर्म करने की भी कोशिश थी इलेक्शंस में। अब 2026 का मतलब आपको याद होगा, आज से 1 महीने पहले, आई थिंक फरवरी मिड में ये शुभेंदु अधिकारी की एक स्पीच आई थी, और वो स्पीच बिल्कुल पॉलिटिकल स्पीच थी। वो कभी आपको 4.5 सालों, मतलब कहीं और इलेक्शन होते तो 4.5 साल तक उस तरीके की स्पीच आपको सुनने को नहीं मिलती, लेकिन वो स्पीच पूरी की पूरी पॉलिटिकल थी। सबका साथ विकास खत्म, अब वो सबका साथ, हाँ, वो प्योरली हिंदू को पोलराइज करने वाली स्पीच थी। तो ये अपना इलेक्शन मोड में तो आ चुके हैं, और वो फरवरी की उस स्पीच ने क्लियर कर दिया था। अब ये यहां से इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाएंगे। देखो, पॉलिटिकल मुद्दा भी बनाना चाहिए, लेकिन आप हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हो बंगाल में, उसको भी बताना चाहिए इधर। और इधर से अगर आप देखो तो मोहन भागवत जो थे, वो जनवरी या फरवरी में वो बंगाल ऑलरेडी जा चुके थे। मेरा इसमें यह मानना है कि एज अ गवर्नमेंट या एज अ पॉलिटिकल पार्टी, इफ यू कांट डू एनीथिंग, कि आपके भाई कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान और ये कानून के दायरे में होके चलना है, हमें कम बोलना है, पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी जो भी आरआर करना है आपको वो करिए, रवीश रोना वो करिए। हाँ, कुछ और याद आ गया। हाँ, तो मेरा मतलब वही था आरआर से। तो इस पे मैं एक चीज पूरा कर लूं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से, बस हिंदुओं को रोकिए मत फिर एज एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जैसे बजरंग दल जा रहा है, ये अपना काम कर सकते हैं, दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बट उनको जब क्या होता है ना कि आप वो आपके ऊपर कुछ हुआ, बजरंग दल वाले फिर आते हैं, फिर वो अपना काम चालू करते हैं ना, तब आप उनको पकड़ पकड़ के बंद कर देते हो। एग्जैक्टली ये सबसे बड़ी जो डिससर्विस है बीजेपी की, और मैं खुल के बोल रहा हूँ, आई सपोर्ट द बीजेपी, आई वॉन्ट देम इन पावर। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि बीजेपी ने कुछ किया नहीं, ऐसा ही हमारे साथ, बट जो इन्होंने इमैस्कुलेट कर दिया है अपनी जो रोड पे लड़ने वाली विंग है, वेदर इट इज वीएचपी, बजरंग दल, वो एक बहुत ही बड़ी डिससर्विस करी है। उनको सिक्योरिटी नहीं है, आप कब उनको जेल में डाल दो। कितने, ये पूरी चीज जो शुरू हुई भाई, आरएसएस के और वीएचपी के कितने लोग मारे गए हैं बंगाल में पिछले 5-7 साल में। आप बंगाल की बात कर लो, आप केरला की बात कर लो, आप चाहे हरियाणा की बात कर लो। हरियाणा में जो जितना गौ सेवा करते हैं लोग, गौ रक्षा करते हैं, ये इधर ही बगल में ही मेवात है, और मेवात से गुड़गांव बिल्कुल बिल्कुल बगल में है, ठीक है। तो गुड़गांव में आके वो गाय चुराते हैं और मेवात में जाके काट के बेच देते हैं। वहां पे बहुत तगड़ा धंधा चल रहा है, और मेवात में रहते हैं यादव कम्युनिटी। तो मेवात में कह रहा हूँ, यहाँ पे गुड़गांव में रहता है बहुत हद तक, मानेसर और गुड़गांव में यादव कम्युनिटी रहती है, जो कि गौ रक्षा हमेशा से करती आई है। वो गौ रक्षा करते हैं, आप उनके हमेशा के काम को अब अरेस्ट कर लेते हो आप। एक और भी बात है, दिस इज नॉट ऑल अबाउट कि कोई रिलीजियस मैटर है जो गौरक्षा का मामला है। क्या होता है ना कि सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है, कानून और प्रशासन काम नहीं कर पा रहा है, गौरक्षा वाला जो है, लोगों के घरों से गाय चोरी हो जाती है, वो उनका फाइनेंशियल एसेट है। गांव के अंदर वो फाइनेंशियल एसेट है, बच्चों का, मतलब आप ये लगा लीजिए एक न्यूट्रिशन और वो सारी जो चीजें वो गाय से चल रहा है, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी का पार्ट होता है गाय वहां पर। इकोनॉमी रही है भाई हम तो अब जब प्रशासन अपना काम नहीं कर पा रहे तो वो अपने आप कर रहे हैं भाई। इतनी सी कि उनको सिक्योरिटी नहीं। दूसरी बात जो आपने कही कि चलो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली चलना है और ये सब चलना है, इवन कॉन्स्टिट्यूशनली ये गवर्नमेंट इस समय फेल कर रही है। मैं एक चीज थोड़ा समझाना चाहूंगा इस पे। अभी तक क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस करना टिल बोमाई जजमेंट बहुत इजी था। इंदिरा गांधी ने तो पता नहीं 50-60 कर दी, ठीक है, 356। इंदिरा गांधी ने तो नेहरू से कर देती थी, यार करो हटो। राम मंदिर, वो अयोध्या का में प्रॉब्लम हुई, बाबरी मस्जिद 3-4 गिरा दो, ऐसी 4 गवर्नमेंट बीजेपी की, चारों की गिरा दी। तो उसके बाद जो बोमाई जजमेंट आई ना, उसके तहत इसको बार बार यूज कर रहा है हर बीजेपी में, और राइट विंग में लोग कह रहे हैं अरे अब बोमाई जजमेंट आ गई है ना, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो मैं जरा ये समझाना चाह रहा हूं, वो केवल ये कहता है कि नाउ इट इज सब्जेक्ट टू लीगल स्क्रूटनी। दूसरी बात, आर्टिकल 356 तो होता है जिससे आप डिसमिस करते हो, एक होता है आर्टिकल 256।
आर्टिकल 256 इज दैट द सेंटर कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट कि भाई सेंटर का कानून आपको इंप्लीमेंट करना है. लेट देम से नो एंड देन इट गिव्स यू अ ग्राउंड फॉर 356. टुडे इट्स एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट. वक्फ इसको मना नहीं कर सकते लीगली भी, कॉन्स्टिट्यूशनली भी. आपने 256 के अंडर अभी तक, और ये कई लोग बोल रहे हैं राइट विंग में, और मैं भी बात बोल रहा हूं, आपने अभी तक इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं दी ममता को ऑफिशियली? यानी आप ऑफिशियल कागज पे भी नहीं लाना चाह रहे हो चीज, बस बड़बोलापन करना चाह रहे हो टीवी पे और पॉलिटिकल पॉटस्टर करना चाह रहे हो. देन दैट इज नॉट राइट. फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात नहीं कर सकते. देयर इज अ गैप बिटवीन व्हाट अ बीजेपी स्पोक्सपर्सन सेज एंड व्हाट बीजेपी डज. नो इवन दिस गैप ना, दे आर मिसयूजिंग आधी अधूरी नॉलेज को, और इसीलिए पॉडकास्ट जरूरी हो जाता है बताना कि क्या है 256 के अंडर, जो कि आपका लीगल मैंडेट है. आपने अभी तक कितने पत्र लिखे हैं ममता बनर्जी को? एग्जैक्टली. आप लिखो 3 लेटर से नो, खड़ा होके प्रेसिडेंट रूल लगना पड़ जाएगा ऑटोमेटिकली. सही बात पर है. आप चाहते नहीं हो. आपको लग रहा है इसको सिंपैथी मिल जाएगी. आपको हिंदू नहीं बचाने अभी, आपको चाहिए कि भाई जरा मामला और गड़बड़ होने दो. दूसरी तरफ क्या है ना कि 5 के जब 50 हिंदू मर जाएंगे या फिर एक्सोडस बड़े लेवल पे हो जाएगा, तो हिंदू सेंटिमेंट्स जो है बंगाल में दूसरे लेवल पर चला जाएगा, और उसका इलेक्शन में फायदा होगा बीजेपी को उसमें फायदा होगा. लेकिन वहां पे गेम ना तब चेंज हो जाता है जब टीएमसी के गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम्हें वोट टीएमसी को ही डालना पड़ेगा अगर तुमने भाजपा को सपोर्ट किया. ऐसे पता नहीं कितने एग्जांपल्स हैं. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. एक लड़की थी जो कि मुस्लिम थी और उसने भाजपा को वोट दे दिया. वो बाजार गई और बाजार में उसको स्ट्रिप किया गया. सोचो, स्ट्रिप किया गया और उसको परेड कराई गई 1.5-2 किलोमीटर तक. जो केस मणिपुर में हुआ था एग्जैक्ट सेम केस ये था. लेकिन इस पे लोगों को पता नहीं होगा ये मुद्दा. नहीं वो मुद्दा हाईलाइट हुआ था पर एक दिन होके खत्म था वो मुद्दा. फिर उसके अलावा और दूसरा केस बताता हूं मैं. दूसरे केस में क्या हुआ, एक बाप बेटी थे, वो बीजेपी का प्रचार कर रहे थे चुनाव के दौरान. चुनाव खत्म हुए, टीएमसी जीती. टीएमसी के जीतने के बाद उनके घर पे हल्ला बोल दिया गया और हल्ला जब आग लगा दी थी शायद. उनके घर में आग भी लगाई गई. बाप ने कहा कि बेटी तू पीछे के दरवाजे से भाग जा. तो जब वो पीछे के दरवाजे से भागने लगी तो पीछे से भी गुंडे आ गए और आगे से तो आ ही गए. बाप को मारा पीटा, काट पीट दिया, सब कुछ कर दिया. बेटी के साथ 16 पता नहीं 15 या 16 ऐसे ही कुछ था नंबर, उतने लोगों ने बलात्कार किया. ये सब चल रहा है और ऐसा 1-2 इंसिडेंट मैंने बताया, हजारों इंसिडेंट्स हैं. बहुत रिपोर्ट. इनको हाईकोर्ट से इतनी झड़प लग चुकी है, मतलब हाईकोर्ट से झड़प लगना एक वो होता था, अरे हाईकोर्ट ने हड़का दिया चीफ मिनिस्टर को. हाईकोर्ट तंग आ गया, गवर्नर तंग आ गया. मतलब अब इसमें क्या होता है ना अनुज भाई, जो आप बात बोल रहे हो, इसके बाद ना बीजेपी से भी बहुत डिसइल्यूजनमेंट आ जाती है लोगों में कि यार तुम क्या खड़े हो गए हमारे साथ, जब हम मार खा रहे थे तो खड़े नहीं होते, वोट लेने आए हो तुम. वही एज अ रिजल्ट इनको वोट भी नहीं मिलता. थोड़ी मदद भी करने की जरूरत है यार वोट लेने के लिए. बिल्कुल. ये नहीं कि बिल में घुसे हुए हो तुम. आप यार ग्राउंड पे अगर खड़े नहीं दिखोगे, उनको लग ही नहीं रहा कि हमारे साथ ग्राउंड पे हैं, तो वोट लेने आए हो तुम बस. वही बात है ना. तो इट इज पैथेटिक राइट नाउ जो सिचुएशन है. इट इज मतलब वही बात हो गई कि फायदा क्या होता है फिर किसी को कि भाई आज हिंदू गवर्नमेंट है, ये है. जब हिंदू इतने पेल के मारे जा रहे हैं, इतने लीडर्स हैं इनके पास. अब ये मिथुन चक्रवर्ती, ये वाज द नक्सलाइट वंस. मिथुन चक्रवर्ती वाज द नक्सलाइट वंस. तो ये आदमी अभी कुछ दिन पहले ही कह रहा था ना, अगर तुमने एक किया हम 10 कर देंगे, 10 मार देंगे. नहीं कर पाएगा. आप भाई ग्राउंड पे ही नहीं दिख रहे. बोल तो रहे हो, चलो बोल दिया. इसमें एक और वर्ष बात आपको बताऊं मैं गर्वित, जो आप बात कर रहे थे, टीएमसी के ही जो गुंडे हैं वो बीजेपी ने अपनी पार्टी में भर लिए हैं, है ना. तो लोग कहते हैं अच्छा, जब आते हैं उनके घर, अच्छा कमल पे तुम क्या वहां आ गए, अभी तो तुम ही ने मारा था. तो पब्लिक के साथ कितना गंदा मजाक हो रहा है. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ पब्लिक इज स्लीपिंग ओवर इट. आई हैव अ लॉट ऑफ बंगाली फ्रेंड्स, दे स्टिल से कि यार ऐसा क्या है, ठीक ही है, हमारे लिए तो ठीक ही चल रहा है, हमारे इलाके में तो ये नहीं होता. सुना है 24 परगना में होता है ये, सुना है मुर्शिदाबाद में होता. तो दैट इज व्हाई व्हेन दे आर स्लीपिंग ना, दिस इज व्हाट हैपेंस. दे ओनली वेक अप व्हेन इट्स एट योर डोरस्टेप. पॉइंट राइट. जब आग आपके घर में पहुंचेगी तब आप जागोगे. दिस इज द मेंटालिटी ना. तब भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा. जब आपके घर में आपके बच्चों के साथ हो रहा तब आपको लग अरे यार ये कितना मतलब डिसइल्यूजनमेंट है कि आपके यहाँ पर तो चलो हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बैठकर बंगाल की बात कर रहे हैं, आपको अपने स्टेट में नहीं लग रहा.
सोचो आप, सोचिए कुछ नहीं लग रहा। अच्छा चलो, इसको हवा देने वाला, इस वाले सेंटिमेंट को हवा देने वाले कुछ लोग हैं, जैसे रवीश कुमार जी। उन्होंने क्या बोला? अच्छा, कुछ बोला? मुझे तो लग रहा था चुप ही है। उन्होंने, वो चुप थे, अभी तक चुप थे। जब उनमें डंडा दे दिया गया और उनके बवासीर में दर्द हो उठा, तब जाके वो बोले। और क्या बोले? वो खतरनाक था। बंगाल बीजेपी का राजनीतिक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, गोदी मीडिया और आईटी सेल का भी। इसलिए वहां की हर घटना के कवरेज का स्केल कुछ और हो जाता है। ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि आप चारों तरफ बंगाल बंगाल ही सुनेंगे। इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए, सावधानी बरतिए और 1-2 दिन रुक जाने में कोई खराबी नहीं, क्योंकि ज्यादातर जानकारियां तो गोदी मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही आ रही होती। इसकी विश्वसनीयता इतनी खराब है कि सांप्रदायिक हिंसा के समय थोड़ा रुकना पड़ता है। वैसे हर समय ही रुकना चाहिए। ये आदमी जो है ना, रुकना चाहिए। मतलब इस आदमी का कहना है भी 5 मर गए, 50 लाशें बिछ जाएं, बिल्कुल, तब चू करना चाहिए। लाशें बिछ जाएं, जब उनको गिद्ध नोच के खा जाएं, जब उनका पेट भर जाए, तब आराम से बोलिए। बोलना ये कह रहा है कि भाई देखो, अभी ना जितनी भी खबरें हैं सब फेक हैं, ये फेक ही बता दे रहा है उसको। अच्छा सुनो, ये आदमी वही आदमी है जिसने सीए के टाइम पे पता है क्या क्या चलाया था अपने शो में। अवार्ड विनर है भाई ये। कुछ सीए के टाइम पे अपने शो में बोलता था कि इस देश के अंदर जो हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स हैं वो खुलने वाले हैं और उसमें मुसलमानों को डाला जाएगा। ये अपने शो पे चला रहा था एनडीटीवी पे। आज की डेट में ये क्या बोल रहा है? हाँ, जबकि तब एनआरसी का कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था भाई, सीए की बात थी तब। और सीए का भारत के मुसलमान से क्या लेना था? आज तक बताइए ना, इतने साल हो गए, आज तक बताइए। एनआरसी का भी हो, एनआरसी का भी क्या लेना था डिटेंशन कैंप से? डिटेंशन कैंप, ये वो डी लिख देंगे आपको, आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी, आपका ये आरआर कर। अच्छा, पर वर्स्ट चीज ये है कि मैं कई हिंदुओं से भी बात कर रहा हूँ ना, दे आर नॉट दैट पेन्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग इन बंगाल। वो तो रोज का हो गया ना, क्योंकि हर साल ही होता है। एक तो हंस के बोला मुझसे कि यार बंगाल में वायलेंस होती है, पहले सीपीआईएम वाले करते थे, अब ममता करती है, कल को अगर बीजेपी आ गई वो भी करेगी, ये तो चलता रहता है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट डेरेक ओब्रेन रोट। पंचायती चुनाव थे वहां पे, और पंचायती चुनाव में दर्जनों भर लोग मारे जा चुके थे, सैकड़ों लोगों की संख्या में मतलब मृत्यु हो चुकी थी, और काटा पीटी तो पता नहीं कितनी थी। हर रोज ऐसी खबर थी कि आज 10 मर गए, आज 15 मर गए, आज 20 मर गए, यही समाचार थे। डेरेक ओब्रेन रोट ऑन हिज ट्वीट के ये तो बंगाल में कॉमन है, आपको बंगाल के चुनावों की समझ ही नहीं है। आपको बंगाल के चुनावों की समझ जब आएगी तो आपको समझ में आएगा, ये तो ठीक है, नॉर्मल है ना। द पॉइंट इज के दिस इज डिफरेंट। लोगों को ये समझना चाहिए कि वो पॉलिटिकल वायलेंस है जिसमें सब मारे जा रहे हैं, जो भी है उसमें रिलीजन देख के, रिलीजन वाला कॉलम देख के नहीं मारा जा रहा है। यहाँ पे रिलीजन वाला कॉलम देख के, आप हिंदू हो तब आपके घरों में आग लगाई जा रही है, चिन्हित करके। और ये एग्जैक्टली सेम चीज है जो कश्मीर में हुई है, डायरेक्ट एक्शन डे वाली। एग्जैक्टली उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है भाई। थोड़ा सा प्रकाश आप डालो, बिकॉज आप लोगों ने मैं बेसिकली इसमें आप लोग इस पे कुछ कर भी रहे हो मेरा ख्याल। हाँ। तो बेसिकली क्या था ना कि जिस समय बंगाल 1943 में एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजरा था, जब ये फैमिन हुआ था, करीब 30 से 40 लाख लोग वहां पर मारे गए थे। एंड इट वाज एन आर्टिफिशियल क्रिएटेड फैमिन बाय विंस्टन चर्चिल, राइट, है ना, जिसको हम लोग सर बोलते हैं। आई रिफ्यूज टू एवर कॉल हिम दैट मैन सर। भाई हमारे यहाँ तो मैक्स मूलर भवन भी बने हुए हैं, तो ठीक है। तो इस पे क्या था कि 1943 में ये बंगाल यहाँ से निकला, 45-46 पहुँचते पहुँचते ये क्या कहते हैं, पाकिस्तान बनाने की बातें जो थी वो जोर पकड़ने लगी थी। जब कांग्रेस और ये माउंटबेटन से पहले कौन थे, उनके साथ बात नहीं बन रही थी, तो जिन्ना ने कहा था डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे यानी कि जो इनको एरिया चाहिए था वहां पर सीधे जाइए, हड़ताल कीजिए। और हड़ताल सिर्फ बोला गया था, अंदर खाते जिस दिन डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था उससे कम 20 दिन पहले से तलवारें और बाकी हथियार जमा कर लिए गए। पूरे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे जिनको काम दिया गया था, अंडरवर्ल्ड को काम दिया गया था, एंड चिन्हित बड़ा क्लियर था। मतलब देयर वाज नथिंग, नो प्रिटेंस कि हिंदुओं को मारना है तभी मिले।
लड़के ही लेंगे अब हम लोग। बिल्कुल। इसमें क्या हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे से पिछले वाले दिन जिन्ना ने सबको वो दे दिया था। सोहरावर्दी ने इसकी तैयारियां और पहले से 2 महीने पहले से शुरू कर दी थी। जितने भी ये पठान वठान थे जो वर्ल्ड वॉर वगैरह में गए थे, उनको बुलाया गया और बंगाली जितना भी वहां पे पुलिस वाला था, एटलीस्ट हायर अथॉरिटीज में, सबको हटा दिया गया। सोहरावर्दी मतलब आज की ममता, और ये पठान वठान जैसे शाहजहां शेख टाइप लोग जो कि माफिया हो वहां के, उनको लिया गया था। पंजाब से वो सारे पठान वठान आए, वहां पे पुलिस वाले उनको बनाया गया। पुलिस की जितनी भी बड़ी वो थी पोजीशंस थी, वो सब उन पठानों को दी गई। फिर सुबह सुबह 7 बजे का समय था और 7 बजे कलकत्ता के ब्रिज के पास से एक भीड़ गुजरी और काफी अच्छी खासी भीड़ थी, ठीक है। उस भीड़ में नारे लग रहे थे, नारे तकबीर के, और इतने में ही सोहरावर्दी बोला कि लड़के ही काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें अपने अंदर के मुसलमान को जगाना पड़ेगा, और जो ये हमारे साथ हो रहा है, हमारा हक मारा जा रहा है, हमें पाकिस्तान लेना है, और आज लाशों के ऊपर चढ़ के हम पाकिस्तान को लेंगे। एक सेकंड, आपको मैं रोक रहा हूँ। कल ममता ने क्या कहा, मतलब हाउ ईरिंगली सिमिलर इट इज। ममता ने कहा अमित शाह से कहो होश में रहे, मोदी से कहा अमित शाह को कंट्रोल कर लो, ये कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। कल की लैंग्वेज। और अगर हक मारोगे, इनका हक मारोगे, इस वक्फ मारोगे, तो क्या सोच रहे थे? बिल्कुल सेम लैंग्वेज की हक। तब भी इनको जमीन का एक टुकड़ा चाहिए था, अब तो इनको पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। ईडन गार्डन वार्डन सब इन्हीं का है। हाँ, तो ईडन गार्डन भी इनका, ईडन गार्डन पे तो कहीं रखा है इन्होंने हमारा है। हाँ। तो ये सब चीजें सोहरावर्दी ने बोली वहां पे, और भीड़ जो थी वो अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठी और नाराए तकबीर के नारों से गूंज उठी, और फिर भीड़ बेकाबू होते हुए भागने लगी, और भागते भागते उन्हें जो रास्ते में मिला उसे मारते चले। अच्छा, ये देखो इसमें क्या हुआ था कि सब कुछ सेम हुआ है, बस स्केल बड़ा नहीं हुआ है भगवान की कृपा से। कि ये सारा जो था वो एक स्पीच वगैरह चली है, स्पीच के बाद मुसलमान निकल गया है, बाजार पहुंचता है। पहला कत्ल किसका होता है? कोई बेचारा मोची जूते बना रहा था, उड़ा दिया, सर उड़ा दिया। दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। एक के बाद एक हर मोहल्ले में पहुंचे, बाजार में पहुंचे, जहां हिंदू दिख रहा काट दिया। तो यहाँ सबसे पहले किसको मारा इन्होंने? दास परिवार, राइट? हाँ, दास परिवार काम कर रहा था, दास परिवार के 2 लोगों को मार दिया इन लोगों ने। हाउ ईरिंगली सिमिलर इट इज। मतलब अगर अब भी हम लोग नहीं जागेंगे क्या, अगर इस पे कुछ नहीं करती सेंटर की गवर्नमेंट, तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। और जो लोग आपने बोला ना, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो बंगाल में तो होता रहता है, हाँ। भाई आपको इसका ये पता ही नहीं चल रहा है फिर ये क्या हो रहा है। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल वायलेंस, दिस इज, वो पॉलिटिक्स तो इन्वॉल्व है ही, बट ये रिलीजन भी इन्वॉल्व है। आपको चिन्हित करके एथनिक क्लिनजिंग जिसको कहा जाता है ना, वो ये हो रही है। कितने लोगों ने पलायन किया है आप ये देखिए ना। 500 परिवार तो हमें पता है, होगा हजारों मेरा मानना है। और तब प्रोटेक्टर के तौर पे कौन आया, आप बताइए। नहीं, वो आता हूं मैं उस पे। अभी इसमें आगे अंग्रेज इसकी फाइल बनाता है एक। अच्छा, मतलब इसका मैं स्केल बता रहा हूं। हाँ, प्लीज। एक अंग्रेज इसकी फाइल बनाता है जो डायरेक्ट एक्शन डे पे हुआ। उस फाइल में वो कहता है कि भाई मतलब इससे पहले एक और चीज बताता हूँ। उसमें क्या हुआ कि अब जब मारकाट मच चुकी थी, तो मारकाट मचने पे लोगों ने पुलिस स्टेशन फोन किया, या पुलिस स्टेशन में लोग गए। तो पुलिस स्टेशन में सोहरावर्दी ने साफ कह दिया था, कोई भी हिंदू की कॉल आए या कोई भी हिंदू अगर कुछ बोले, इग्नोर। पुलिस को पिक नहीं हो रही थी। पुलिस को बोला गया कि सर वहां पे जाके इतना देखो, इतना वायलेंस हो रहा है, और इतने लोगों के घर को जला दिया है, इतने लोगों को मार दिया है, ये है वो है। पुलिस अपने घर में, अपने स्टेशन में बैठी रही, फोन्स वगैरह सब डिस्कनेक्ट कर दिए गए, सारी चीजें डिस्कनेक्टेड थी, कोई फोन नहीं आएगा, उठा के रख दिया गया, क्योंकि आज तो केवल मुसलमान ही मार रहा था, ठीक है। फिर उसका अंग्रेज एक वो बनाता है कि क्या क्या हुआ। वो कहता है कि मैं निकला बाहर शाम को, मैंने देखा एक पूरा ट्रक था, वो ट्रक लाशों से ऊपर तक भरा हुआ था, उसमें से खून ऐसे रिस रहा था। दिस इज हाउ गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय ऑल्सो डिस्क्राइब द सीन। वो क्या था, ही वाज रनिंग अ मीट शॉप इन हिज एरिया। तो गोपाल पाठा तो खैर उसके जो क्या कहते हैं, जो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, वो बोलते हैं। तो गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय वाज द मैन
जिन्होंने देखा कि ये क्या मच रहा है भाई, तो ही स्टार्टेड, उन्होंने अपने जो लड़के थे एरिया से और इधर उधर से उनको इकट्ठा किया, उनको जो हथियार बजरंग दिए, दल होनी चाहिए, वही उनको हथियार दिए गए, स्ट्रीट मिलिशिया जिसको हम कहते हैं। तो बिल्कुल। और उसके बाद क्या हुआ, जब हिंदुओं ने दे स्टार्टेड द रिवेंज, रिटेलिएशन, तो ये सारा मुद्दा रुका है। और उसके बाद फिर वो नोआखली पहुंचे थे। अब ये गोपाल चंद ने क्या किया, गोपाल चंद वाज अ पहलवान, तो उसने अपने साथी पहलवानों को जोड़ा और साथ में उसने लोहार कम्युनिटी को जोड़ा। लोहार कम्युनिटी ने कहा कि हम आपको हथियार बना के देते हैं और आप जैसा कहोगे ये जो हो रहा है इसको रोकने के लिए हम आपके साथ हैं। और ज्यादातर पता है कौन थे ये लोग? ये ज्यादातर लोग जो थे वो बिहार से पलायन करके वहां पहुंचे थे। इसमें बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की थी। अभी तो बोल दिया ना सागरिका घोष ने कि बिहारी करा रहे हैं सब। कितना सिमिलर है सब कुछ, बिहारी करा रहे हैं। और पुलिस सामने सामने मूक दर्शक बनी हुई है, मीडिया में कैप्चर हो रहा है जो आप सोहरावर्दी की बात बता रहे हो। अब वी नीड अनदर गोपाल जी। गांधी व्हाट डू यू नो व्हाट गांधी डिड? गांधी ने कहा, गांधी हमारे पूज्य गांधी जी जो, उन्होंने कहा कि भाई ये गोपाल जो मुखोपाध्याय हैं इनको अपने हथियार छोड़ देने चाहिए। ही सेड कि एक कील जो है ना, एक कील वो भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो एक कील जो है ना वो भी एक हिंदू को बचाने के काम आ सकती है। ये है हमारा इतिहास जो छुपाया गया। And we again need this. We again need someone like गोपाल जी to get up. क्या हुआ, दो लोग थे, गोपाल चंद और उसके साथ एक और था बंदा, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उनका, जिन्होंने एग्रेसिवली मारकाट की थी। जब हिंदुओं को मारा जा चुका था, 3-4 दिन से लगातार वायलेंस चल रहा था, तो ये लोग उठे, इन्होंने कहा कि भाई रिवेंज लेना पड़ेगा, रिटेलिएट करना पड़ेगा। तो उनके साथ एक और फिगर थे जो कि काफ़ी मतलब उसमें लोगों को जोड़ने में और सब संगठन में काम कर रहे थे। तो गांधी जी आए, कोलकाता जाते हैं, मतलब गांधी जी तब तक कुछ नहीं बोले थे जब तक मुसलमान हिंदुओं को मार रहा था। जैसे ही हिंदुओं ने मारना शुरू किया, गांधी जी के अंदर की भावनाएं जाग गई और गांधी जी सीधा कलकत्ता पहुंच गए। और गांधी जी ने गोपाल चंद को भी बोला कि भाई छोड़ दो, ये इस सब में कुछ नहीं रखा, वायलेंस छोड़ो। दूसरे वाले को भी बोला, दूसरे वाले गांधीवादी बन गए। इन्होंने कहा कि मैं तो करता रहूंगा, ये ही बचाएगा। एंड ही वाज राइट। अगले जैसे ही नंबर सेम आ गए थे ना, जो हिंदू मरे थे उनके बराबर मुसलमान मरे, सोहरावर्दी ने बंद करवा दिया सब कुछ। फिर वो नोआखली चले गया मामला, बिकॉज वहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी थी। नोआखली में मतलब इट वाज लाइक 80-20 इन कलकत्ता हिंदू इन फेवर ऑफ हिंदूज, एंड इन नोआखली इट वाज 80-20 इन फेवर ऑफ मुस्लिम्स। और वहां पर वन साइडेड हुआ है। फिर नोआखली में वहां पर कोई हिंदू नहीं था, वहां पर कोई गोपाल मुखोपाध्याय नहीं थे वहां पर। गांधी जी चुप, गांधी वेंट देयर। नोआखली में सब कुछ हुआ, उसके बाद नोआखली गए, पर किया क्या गांधी जी ने वहां पे जाके? कुछ नहीं। एक मुसलमान ने सुनी हो तो गांधी जी की तो 10 दिन में 12 दिन में तो दंगा अपने आप रुक जाता भाई। हाँ, और उसके बाद बिहार में जैसे ही हिंदुओं ने कहा कि हमें नोआखली का बदला लेना है, गांधी जी नोआखली को छोड़ के बिहार चले गए। और उधर से नेहरू जी ने तो बम भी फिकवा दिए बिहारियों पे। बिहारीज वर बॉम्ब्ड। ये लोगों को पता ही नहीं है। कितना 400-500 बिहारी मारा था उस टाइम पे नेहरू जी ने। और नेहरू जी उसके बारे में पत्र लिख रहे हैं कि आज तो 400-500 मरवा दिए हैं। क्या चल रहा है भाई साहब? ये जिन्ना वाज स्माइलिंग ऑल दिस व्हाइल। जिन्ना न्यू ऑफ कोर्स कि यार इनको मारोगे तभी इनके समझ आएगी और हमें मिल जाएगी। ये रिटेलिएट करेंगे, फिर इनके जो नेता वेता हैं वो खुद ही नहीं केयर करते इनके बारे में। और आज भी वही चीज चल रही है। एग्जैक्टली। आप हिस्ट्री देखो, मैथमेटिक्स है, इट इज ऑल मैथमेटिक्स। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये एक फ्रेज होगा लेकिन इट इज मैथमेटिक्स। मैथ्स जैसे 2 और 2 4 है, वैसे ये भी वही है। वो उसी फॉर्मूले जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है, जो वो वही है। वो फॉर्मूला है। इतना अगर हो गया तो इतना रिटेलिएशन होगा। और इसका बहुत बढ़िया जवाब हिमंत बिस्वा ने दिया कि भाई हमारे यहाँ तो 40% है, हाँ, फिर भी यहाँ पत्ता भी नहीं हिला। उधर करोड़ों मुस्लिम हैं यूपी में, और यूपी वाले के बराबर है ना, योगी जी के यूपी बराबर है। योगी जी के भी पीछे पड़ गई ममता। ममता का कल का रैंट सुनो। पहले अमित शाह, फिर योगी। तू योगी नहीं है, तू भोगी है, तू ये है, तू वो है, और तू डायन है। रवीश कुमार की एक और क्लिप।
महंगा भी है, तलवार बहुत सस्ती है। जिस तलवार का सीमा पर आप कोई काम नहीं, उस तलवार का राजनीति में कितना काम। तरह तरह की सेनाएं फ्री में बन गई हैं और कभी भी किसी का घर घेरने आ जाती। इसी पर बहस है, लेकिन ड्रोन के समय में तलवार का क्या काम, इस पर बहस नहीं। तलवारों से लैस युवाओं को भारत का नया IT सेक्टर सनराइज सेक्टर घोषित कर देना चाहिए। भारत के सन लोग यानी बबुआ बेटे लोग तलवार लेकर राइज कर चुके हैं। ये इतना जाहिल है कि क्या बोला जाए। रवीश कुमार ये तो अभी तो कुछ खो नहीं रहा लठवट को लेकर, तो ये इतना बोल रहा है। अगर हो जाए तो क्या करेगा? मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी हिंदुओं की तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं है, कुछ नहीं है। उधर से बंगाल में क्या क्या हो रहा है, वहां पे ये कह रहा है कि रुक जाओ, वेट करो, कुछ हो जाएगा तब बात करेंगे। अब तो गोदी मीडिया बोल रही है, कुछ है ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ पे केवल तलवारों से प्रदर्शन हुआ है और आपने बवाल काट दिया। वो भी प्रदर्शन किसका है? राणा संगा वाली जो बात है उसके ऊपर प्रदर्शन। और ये ऊपर से क्या है ना, ये कमेंट मारते हैं कि साला ड्रोन का टाइम चल रहा है और आप तलवारों पे, ये देश तलवारों पर चल रहा है, बाकी दुनिया ड्रोन पे चल रही है। इनको ये नहीं पता कि आज ही वो DRDO की आई है या फिर इसरो की, किसकी आई है कि लेजर से आप ड्रोन को ऊपर के ऊपर ही चला सकते हो, गिरा सकते हो। और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वो DRDO ने, पूरे विश्व में ऐसा कुछ नहीं है। अब भारत सबको बेचेगा। नहीं, इसको ये पूछो रवीश कुमार को, अगर इसके घर पे अचानक से गेट पे आ गए 10 लोग इसको पेलने, तो ये ड्रोन का इस्तेमाल करेगा उनको वहां से हटाने के लिए, या लठ पकड़ेगा जो सबसे बगल में, या ये ड्रोन इसने लगा रखे वहां पे उनको फायर करने के लिए? ये मूर्ख आदमी है, वही बात है ना। ये मूर्ख भी नहीं है, दुष्ट लोग हैं ये। नहीं, रवीश तो नहीं है ये दुष्ट है। नहीं, रवीश कुमार तो आदाब करके दिखा देगा कि मैं तो मुसलमान ही हूँ। और राजदीप के पास तो कुछ और है दिखाने के लिए। उसने तो कहा भी था, अपनी बुक में लिखा था कि अरे हाँ, कहा तो है ना कि हमारा खून भी मिला हुआ है हिंदुस्तान में। नहीं, रवीश, इसने, राजदीप ने कहा था मेरा खतना हो गया। मैं वही तो कह रहा हूँ, 2 बूंदे खून इनकी भी तो मिली हुई है देश पे। मैंने कब मना किया नहीं मिली हुई है बूंदे? भाई बिल्कुल मिली हुई है। राजदीप की तो पक्का मिली हुई है, राजदीप ने तो पक्का कर दिया। अच्छा, ऐसे मिला है इन्होंने खून मिट्टी में, समझे नहीं? तो इनके पास तो पूरा, मतलब पूरा तैयार कर रखा है। और हो सकता है रवीश कुमार ने कभी लिखा नहीं है, क्या पता। हाँ, नहीं, इसमें एक बात ये है, मैं मतलब अगर रवीश और इन सब की बात करूं, इनका इकोसिस्टम स्ट्रांग कितना है मैं ये देखता हूं। इसका, रवीश का जो पूरा बंगाल पे है, इतने व्हाट्सएप ग्रुप्स, इतनी जगहों पे हिंदुओं ने शेयर कर रखा है ये। हाउ डू दे मतलब फॉल फॉर दिस, मेरे ये नहीं समझ में आता। एंड सब लोग लिख रहे हैं BJP RSS क्रिएटिंग मिस्चिफ इन बंगाल, BJP RSS क्रिएटिंग मिस्चिफ। इसमें ना दिक्कत पता है क्या है? द पीपल हु आर एंटी BJP वो इस ट्रैप में आ जाते हैं। अब उनको ये समझ नहीं आता कि दिस हैज नथिंग टू डू विद BJP। ये बेसिकली हिंदुओं के ऊपर हो रहा है। आप हिंदू और हिंदुत्व को अलग रख सकते हो, अपने रिलीजन को, अपने धर्म को अलग रख सकते हो, और BJP को अलग। आपको वोट नहीं करना, मत कीजिए ना BJP को। इसमें एक आदमी जो मेरे लोगों से बात होती रहती, वो कहते हैं अचानक से हिंदू खतरे में आ गए 2014 से पहले सालों को खतरे में। ये आर्ग्यूमेंट मैंने भी इतनी बार सुना है। इनको सालों को ये नहीं पता कि 2014 से पहले भी सेम चीज, बल्कि और ज्यादा था। इनको ये नहीं पता कैसा दंगा निरोधी कानून आ रहा था। इनको ये नहीं पता कि कितने बम ब्लास्ट होते। फील ही नहीं हुआ, वही एट योर डोरस्टेप नहीं था ना, तो इनको लगा हिंदू तब खतरे में नहीं था, BJP के आते ही हिंदू खतरे में हो जाता है। 1947 के बाद से आप कभी की बात करो, डायरेक्ट एक्शन डे के बाद के आप कभी भी बात कर लो, या 1920 की बात कर लो, या उससे पहले की बात कर लो, कश्मीर में हिंदू खतरे में नहीं रहा। हिंदू खतरे में नहीं था। महाराष्ट्र में जब वो रजा अकेडमी ने कुछ किया था, तब हिंदू खतरे में नहीं आया था। नहीं लगता ना भाई, या जब इतने बम ब्लास्ट हुए, वही पता नहीं क्या, कौन सी कितनी जगह ऐसी हैं जहां से हिंदुओं का एक्सोडस हुआ है। अभी आपके सामने हो रहा है। कितने परिवार निकल गए हैं? 500 परिवार छोटे होते हैं। 500 परिवार अगर, और अभी पीछे जो वायलेंस हुआ था जब ममता बनर्जी दोबारा से पावर में आई थी, उस टाइम वायलेंस हुआ था, उस टाइम कितने परिवारों ने छोड़ा? जो एरियाज हैं बॉर्डर पे। अच्छा, मुझे एक और बात इस सरकार से इसी पे कंप्लेन आती है, उसको आप डिस्टर्ब्ड एरियाज करके उस पे आफ्सपा भी लगा सकते हो। वो भी नहीं किया इन्होंने। दैट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग। मतलब अगर आप बहुत संविधान के दीवाने, एंड मुझे ये जो गिल्ट ट्रिपिंग है ना, संविधान करके
बीजेपी भी अब मूर्ख हो चुकी है अब संविधान को लेकर। और देखो हम संविधान को लेकर चल रहे हैं, संविधान को अरे भैया संविधान बनाया गया था लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि तुम संविधान को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में लोग मरवा दो। और दूसरी बात पता है क्या है, किसी भी संविधान में किसी भी कानून को इस तरीके से आपने 370 ला दिया ना, तोड़ मरोड़ के, बिल्कुल तोड़ मरोड़ के ही लाए ना सारी चीजें। कोई भी चीज तोड़ी मरोड़ी जा सकती है और बता सकते हो। बिल्कुल तो डायरेक्ट है, इट इज अ डिस्टर्ब्ड एरिया एज पर द हाई कोर्ट, ऑफ कोर्स, एज पर द गवर्नर। सही बात है। आपने पिछली बार गवर्नर को भेजा, वहां पे पूरी वो हुई, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई, जीआईए की रिपोर्ट आई, धनखड़ जी भी गए वहां पे, एनएचआरसी की रिपोर्ट आई, मतलब इनके पास सारा डेटा है। पर किया क्या आपने उसका? कुछ नहीं कर रहे हो आप, तब भी कॉन्स्टिट्यूशनली भी कुछ नहीं कर रहे हो आपने वो क्या था, विमेन विंग भी वहां पे गई, उन्होंने भी कहा कि इतने लोगों का रेप हुआ, इतने सारे अभद्रता हुई महिलाओं के साथ, संदेश कली में भी इनको, उसके बाद किया क्या आपने? नियत नहीं है। मे बी इनको ये लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये प्रेसिडेंट्स रूल लगाते हैं तो ममता के लिए सेंटिमेंट या सिंपैथी लोगों के अंदर आ जाएगी, इसको हटा दिया, यही सब लिख रहे हैं ट्विटर पे भी, सब पे, कि अरे डोंट जंप द गन। अरे भैया तो उत्ते में मरने दे लोगों को क्या। मैं कह रहा हूँ प्रेसिडेंट रूल भी ना लगाओ, एटलीस्ट फोर्सेस भेज दीजिए ना। मेरे को ये बताओ, आप अगर हिंदुओं को बचाते हो वहां पे, तो फिर तो आप उसको इतना तगड़ा तरीके से मार्केट कर सकते हो कि भाई हमने इतने लोगों को बचाया, इतना मारा काटी हो रही थी, सारी रिपोर्ट है, ये है वो है, एनएचआरसी की भी रिपोर्ट है, प्रेसिडेंट ने भी ये कह दिया, डिप्टी प्रेसिडेंट ने भी ये कह दिया, गवर्नर ने ये रिपोर्ट दी, इतनी सारी रिपोर्ट्स ये सब चीजें कह रही हैं, हमने लोगों को बचाया, तो ये तो आपके फेवर में सेंटिमेंट बनाएगा, आपको मार्केट करनी आनी चाहिए। एंड इसमें दो चीजें हैं, मैं आपको बताऊं, जितनी हमारी आर्मीज होती हैं ये हर समय लड़ने के लिए तो होती नहीं, दे आर फॉर अ डिटरेंस, ठीक है, जो वेपन्स होते हैं सब कुछ होते हैं। क्यों नहीं कोई जज जिसने इतनी अभद्र टिप्पणी करी, जिसके घर कहीं पैसे मिल रहे हैं, कुछ है, व्हाई इजंट दैट जज इम्पीच्ड? लेट इट रोल आउट। मैं कहता हूं आपके पास नहीं होगी 2/3 मेजोरिटी या जो भी चाहिए होती है उसको इम्पीच करने के लिए, मैं कहता हूं एंड में वो बच भी जाए, लेट दैट पर्सन बी ह्यूमिलिएटेड, लेट इट बी ऑन डिस्प्ले। ऑफ कोर्स उसको नंगा तो होने दो ना कि यार ये हो रहा है तुम्हारे साथ। सही बात है। ममता को भी भले ही एंड में प्रेसिडेंट रूल ना लगाओ, उसको भेजो 256 के अंडर इंस्ट्रक्शन, उसको ह्यूमिलिएट करो, उसको पेश करवाओ, उसको करो, तो ये सब यार अपने आप एक डिटरेंस बनेगा, कम लोग मरेंगे। ममता भी कहेगी यार कम मारो, नहीं तो पता नहीं कहां फंस जाए हम लोग। और सही बात है। और जब आप हाई कोर्ट में उनको भेजोगे या सुप्रीम कोर्ट में वो आएगी, तो उससे क्या होगा ना, उससे एक नेशनल न्यूज बनेगी। नेशनल न्यूज ये बनेगी कि इतने लोग मारे गए, कोर्ट में तो फैक्ट्स रखोगे ना आप, उठा अकाउंटेबिलिटी तो लाओ, वो भी नहीं कर रहे हो। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ है ही नहीं। बहुत ही खराब अप्रोच है अभी तक इस पे। तो पता नहीं मतलब ये इनको लग भी रहा है कि हम बंगाल जीत जाएंगे, हम त्रिपुरा जीत गए तो बंगाल तो जीत। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इनको शायद अभी जो अमित शाह की स्पीचेस चल रही थी इस सत्र में, उसमें एक स्पीच में अमित शाह सेड कि हमारी सीटें भी बढ़ेंगी इस बार, देख लेना आप। ही दिल से कि हम जीत रहे हैं, ही सेड कि हमारी सीटें भी अब की बार बढ़ के आएंगी, देख लेना, ऐसा बोला। इनका हौसला पस्त हो गया ना लोकसभा। ऊपर से पता है क्या है, देयर आर 90 सीट्स इन बंगाल जहां बीजेपी कुछ कर ले जीत ही नहीं सकती। देयर आर 90 सीट्स, तो उनको 90 सीटें घटा के शुरू करना है। और ममता बनर्जी के लिए वो 90 सीट्स केक वॉक है। सही बात है। वहां पे चक्कर ये भी है ना कि वहां पे ना सीपीआईएम में कुछ, ना कांग्रेस में कुछ है, तो वहां पे 1:1 हो जाता है। तो या तो ओवैसी जाए वहां पे, थोड़ी बहुत वोट काटे, कुछ करे तो कुछ हो, नहीं तो ममता इज वेरी वायलेंट। ममता टिकने नहीं देगी, आपके संगठन को उखाड़ के फेंक देगी। ममता तो ओवैसी से भी ज्यादा, ममता नोज हाउ टू यूज पावर। ममता इज नॉट लाइक बीजेपी, शी इज रूथलेस। वो उखाड़ के फिकवा देगी, एमआईएम के दफ्तर पे लगा होगा ताला, ओवैसी भाग रहा होगा, यार ये किससे पाला पड़ गया मेरा, यहाँ से निकलो, ये हमें दे रही है 15 मिनट की, 15 मिनट हटाओ, पुलिस अभी ठीक कराती इन दोनों को। तो वो ममता इज नॉट हियर टू टेक ऑल दिस नॉनसेंस, इसलिए पावर में रहेगी अगर ऐसे चलता रहा तो, टू बी ऑनेस्ट। बट वही है ना, अभी कुछ तो भी एस्ट्रोलॉजी का मैं सुन रहा था, तो व्हाट दे सेड कि 2025 will be the toughest year for Mamata Banerjee. But they've said the same for BJP also. अच्छा. 2025, I don't know how, is going to be a very, very tough year for Modi ji and Amit Shah. And some people have even gone on to predict कि फिर अगले 2-3 साल में they will fade off. But अभी तक तो जो है, लग नहीं रहा है। अभी तक तो like they won दिल्ली,
एग्जैक्टली आउट ऑफ नोवेयर। आउट ऑफ नोवेयर, यस। Who believed it? ठीक है, अब हम तीनों का ही डिस्कशन होता था एक टाइम पे कि नहीं जीत रहे ये लोग। नहीं, मैंने तो कहा था भाई, मैंने चुनावों से पहले कहा था, मैंने मतलब कहा हम लोग को लग रहा था, बट विश्वास नहीं हो रहा था कि केजरीवाल जैसा धूर्त हार सकता है। मैं कहा ये बिल्कुल 36 के आसपास है। विश्वास नहीं हो रहा था कि ये धूर्त जाएगा यहाँ से, लग रहा था ये वहीं लेट जाएगा, इसको नहीं निकाल नहीं पाएंगे ये लोग वहां से। देन दे केम अप विद दिस वक्फ। वक्त भी ले वो गए। तो दोनों चीजें जो हैं बड़ी चीजें हुई हैं, और अभी तक तो इनके लिए अच्छा जा रहा है। अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। देव नेवर बीन इतना ज्यादा जबरदस्त फॉर्म में तो ये लोग कभी रहे ही नहीं इस समय जिस फॉर्म भाई में। इन्होंने जितने इलेक्शंस पिछले 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद जीते हैं ना, वो बहुत कन्विंसिंगली जीते हैं। और इवन देखो जम्मू कश्मीर में दे कांट मेक गवर्नमेंट ऑन देयर ओन, बट वहां पर भी आप देखिए परफॉर्मेंस जम्मू में है ना, वो तो होनी थी यार जम्मू में। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में इन्होंने क्या कर दिया, सुपड़ा ही था। स्वीप। हरियाणा में एक हारा हुआ इलेक्शन जीत गए। दिल्ली में नहीं, एंड ऑप्टिक्स भी बहुत अच्छे हैं। तहव्वुर राणा को ले आए ये लोग, तहव्वुर राणा को भी ले आए, 26/11 पे भी दिखा रहे हैं कि भाई देन दिस ये अगर वैसे भी देखें तो फिर उधर से अननोन गनमैन की काफी सारे अरे ये भी तो हुआ ना अपना 12 लाख वाला जो एक टैक्स वाला वो बना दिया इन्होंने, वो एक बड़ा रिफॉर्म था। एक अपना ये आ गया, चौकसी को भी तो दाब रहे हैं ना। अभी नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं इसमें, जो टोल पॉलिसी में। देखो मैं पर्सनली ये कहूँगा कि अभी पिछले कुछ दिनों से जो ऐसा था ना, गुड गवर्नेंस के जो क्या कहते हैं एग्जांपल्स आते थे, कभी वंदे भारत आ रही है, कभी बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, कभी कोई टनल हो रहा है, वो थोड़े कम हो गए हैं पिछले कुछ दिनों में। बट इस टाइप के रिफॉर्म्स हम देख पा रहे हैं। जैसे अभी ये क्या नाम है इसका, टोल वाला बहुत बढ़िया रिफॉर्म है कि आप 3000 का रिचार्ज कराइए एक बार और आप फिर पूरे साल घूमिए, कहीं पे भी घूमिए पूरे साल। जबकि हम जैसलमेर गए थे, हमारा एक ट्रिप जो था वो 3000 से पार चला गया होगा। 5-6 हजार लग गया था आना जाना हमारा। नहीं, ये तहव्वुर राणा वाला बड़ा जबरदस्त है। इसके ऊपर एक पाकिस्तानी आ गए चैनल के ऊपर मेरे साथ टाइम्स नाउ पे, वो कहते हैं क्या आपने एक सड़ा सा वो बुढ़ा पकड़ लिया और आप लोग बड़े खुश हो रहे हैं, वो तो वैसे ही मर जाएगा। हाँ, और अल्लाह ने हमें बड़ी ताकत दे रखी है, हम लोग सहन करते रहते हैं हम लोग, इसलिए आप लोग बोलते रहिए अल्लाह ने बहुत ताकत। उसने 4 बार बोल दिया अल्लाह ने हमें बड़ी ताकत दे रखी है। तो फिर मेरे पास आया, ये प्रणेश की डिबेट थी। अच्छा, मैंने कहा ये तो गनीमत आपने बता दी, अल्लाह ने आपको ताकत दे रखी। मैं तो आज तक हमेशा सोचता था इतनी भूखमरी, इतनी जिल्लत, इतनी बेशर्मी कैसे आप बर्दाश्त करते हैं। हर समय आपको हर मंच पे आपको नंगा किया जाता है। आज पता लगा अल्लाह ने आपको विशेष ताकत दे रखी है। हमें तो पता ही नहीं था ये कैसे कर रहे हैं। इतनी ताकत की आपको जरूरत भी थी, अगर ताकत ना होती तो आपका तो बुरा हाल हो जाना था। आप शर्म से कह देते कि कुछ कर लेते हैं। हाँ, और अब इनके मंच पे आ गया कि तहव्वुर राणा तो यहाँ का था ही नहीं। तहव्वुर राणा तो कनेडियन सिटीजन था, वो वहां पे था। और यहाँ अपने जो लोग हैं वो ऑलरेडी एक ग्राउंड सेट कर रहे हैं कि भाई ये बहुत बीमार है, इसको ब्लैडर कैंसर है शायद, और इसका क्या करना है हमें, इसके लिए हो सकता है मर्सी पिटिशन ही लिख दें लोग। इस तरह से चल रहे हैं। हर्ष मांडेर और अरुणा रॉय ने तो लिखी थी उसके लिए। अच्छा, ये मुसलमान है कि नहीं है तहव्वुर राणा? बिल्कुल है मुसलमान। ये लोग क्या कह रहे हैं, ये है कि नहीं है? ये लोग अब कलावा वलावा बांध के लिए आए, तो मुझे नहीं पता कहीं से टेररिज्म का रिलीजन नहीं होता ना। हाँ, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर टेररिज्म का आते ही फर्स्ट चीज क्या मांगी आपको पता नहीं? उसने कहा कुरान चाहिए मुझे और 5 वक्त की नमाज चाहिए। तो अब कुरान और नमाज रिलीजियस थोड़ी है, ये तो स्पिरिचुअल है। इसलिए he has no religion, he's just a spiritual, he's a soul। सही बात है, उसकी रूह है, पीस लविंग सोल। उसको जला सकते हैं ना? अब पता नहीं, देखते हैं लोग। मछलियों को खिला सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ पिराना के पॉन्ड में छोड़ दो साले को। बट उससे वैसे क्या पता लगेगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। बिकॉज मुझे आज भी 26/11 के बारे में जब सोचता हूँ ना, इतने अनआंसर्ड क्वेश्चंस है ना अबाउट व्हाट रियली हैपेंड एट दैट टाइम, दिस कलावा थिंग, एंड ये पूरी जो चीज थी, इसमें क्या भूमिका थी कांग्रेस के टाइम पे, उस समय क्या चल रहा था। बिकॉज RVS मनी ने एक किताब लिखी हुई है, इनसाइड द कॉरिडोर्स ऑफ होम मिनिस्ट्री। राकेश मारिया रोट अ बुक, लेट मी से इट नाउ। उससे ऑलमोस्ट लगता है दैट
इट वाज अ जॉइंट थिंग और क्या था, मतलब ये मुझे समझ नहीं आता। आपने रातों रात किताब लिख दी ना 26/11 आरएसएस की साजिश, रातों रात लिख वो दी। छप भी गई, उसका सारा वो भी करवा दिया आपने, इनॉग्रेशन वगैरह, एंड बिग नेम्स ऐसे थोड़ी हो गई। दिग्विजय सिंह, महेश भट्ट, Yes. सब they came उसको for the promote करने गए। नहीं, एंड व्हाट वाज हैपनिंग दैट डे, हाँ एक पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर था ना तब यहाँ पर, हाँ पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर वाज इन इंडिया एट दैट टाइम फॉर अ फंक्शन। उसको अगले दिन जयपुर जाना था एंड उसका एक इंटरव्यू भी लिया हुआ है जो आज तक एयर नहीं हुआ है, बिकॉज उत्ते में ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि ये है। पहली बात तो उसको वहीं कमरे में बंद करके रख लेना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो साले को लतिया देना चाहिए था वहीं पे। यही था वो, शायद शाम उम्मेद कुरैशी या कोई था। इसको रातों रात आपने उड़ाया। कॉन्डोलीजा राइस उस टाइम की जो थी सेक्रेटरी, वो भी अनस्केड्यूल्ड थी या क्या था। आई मीन हाउ इट ऑल हैपेंड। और ऐसे में उसके कलावा बंधा हुआ, कलावा बांधने का आइडिया कहां से आया, एंड हाउ इज इट कि ये पाकिस्तान का प्लान इज इन सिंक विद जो कांग्रेस पुश करना चाहती है। वही, एंड दे आर सेइंग कि हिंदू खतरे में 2014 के बाद आया है, ये लोग हाँ, कहते हैं। हाँ, इनको सालों को पता ही नहीं है कुछ किस तरीके से ये देश चला करता था। ये तो भलाओ तुकाराम उमरी अरे जी का, उन्होंने तो एक सिविलाइजेशन को बचाया है, मैं तो साफ बोलता नहीं तो हूँ। अगले दिन यही होती, हिंदुत्व आतंकवादी ने इतने लोगों को मार दिया, इतने लोगों को 166, ये हम लोग कभी हटा ही ना पाते अपने सर से। बिल्कुल। और एक के बाद एक खबरें आ रही थी, मालेगांव ये वो, जो कि आज के डेट में बिल्कुल फुस हो चुकी हैं जो चीजें कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बाद, ये एक के बाद एक आ रही थी। 15 डिबेट्स आज भी पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर पुरानी, जहां पर एनडीटीवी या फिर और चैनल्स जो हैं वो हिंदू आतंकवाद पर डिबेट कर रहे हैं। वही चैनल ये बोलते थे कि कोई धर्म नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता आतंकवाद का। वहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठकर बोला करते थे चीजें। ये बात जो है ना, अब सिर्फ एक कहने की नहीं, मैं इस पे जब थोड़ा और रिसर्च से घुसा तो पता लगी एक बात कि समझौता ब्लास्ट पे यूनाइटेड नेशंस और यूएस सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन है, मैं रेजोल्यूशन नंबर भी मुझे याद है, 1267। व्हाट इट सेज इज कि डेविड कोलमैन हेडली की पूरी जो इंटेरोगेशन हुई और उसने जो पूरी टेस्टिमनी दी, उससे पता लगा एक कोई कासमानी नाम का आई थिंक व्यक्ति है, वो फ्रॉम एलईटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर समझौता ब्लास्ट। ये रिपोर्ट आ गई है 2009 में, 2009 के एंड में कभी। उसके बाद सुशील कुमार शिंदे हैज द गट्स ऑन 20th जनवरी 2013 इन जयपुर टू से कि समझौता ब्लास्ट आरएसएस वालों ने, हिंदुत्व वालों ने कराया है। मतलब आपके पास एक ऑफिशियल रेजोल्यूशन है, उसके बाद यू आर पुशिंग दिस थ्योरी। इट इज क्रेजी। मतलब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये एक बड़ी सीरियस बात है। सही बात है। एंड आई जस्ट होप तहव्वुर राना, बिकॉज तहव्वुर राना वाज वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स। हाँ, ये कसाब वसाब तो हरकारे थे कि जाओ करो, ये तो करके आ गए, ये तो करके आ गए, इनको तो पता नहीं कुछ। इससे बहुत कुछ पता लगने वाला है, मतलब। एंड ये ट्रम्प ने एक्स्ट्राडाइट किया, ये भी एक बात अच्छी है। ये उसने जिस तरह से कहा यू कैन हैव हिम, यू कैन हैव देम, तो दैट वाज नाइस। बाइडेन और इन सब ने इसको रिहा भी नहीं किया, दे डिड नॉट हैंड ओवर टू इंडिया। एंड 2011 में जब इसको एक्विट कर दिया था एक कोर्ट ने यूएस के, तब इट वाज नरेंद्र मोदी वाज द सीएम, ही हैज टू कम हियर वन डे, ही वाज नॉट इवन द पीएम एट दैट टाइम। तो ही इज फॉलोड अप ऑन दैट। ये एक मेरा ख्याल भूलता है नहीं बड़ी है चीज है। नरेंद्र मोदी भूलता नहीं है भाई, स्लो है थोड़ा, ही गोज अबाउट इट वेरी स्लोली। मतलब उसमें बट एट टाइम्स ना, एट टाइम्स क्या है कि एट टाइम्स वो चीज़ें, बिकॉज जिस तरीके की हमारी कम्युनिटी है ना, कि हम साला आधे लोग तो जातियों में ही बटे हुए हैं, आज भी उसी थॉट प्रोसेस से चल रहे हैं। दे आर नॉट इवन बॉदर्ड कि भाई हिंदू वहाँ पर मर रहा है ना, क्या हो गया, वहाँ पर तो रोज का काम है। तो जब इस टाइप का प्रॉब्लम आपके पास होता है, ठीक है, एक क्लोजली निट सोसाइटी जब नहीं होती है, तो एट टाइम्स चीज़ें स्लो होती हैं। और दूसरी चीज़ क्या है ना कि अगर गवर्नमेंट स्लो है तो पुश जो है वो लोगों की तरफ से आना चाहिए। वो तो आना चाहिए, पर गवर्नमेंट इतनी स्लो भी नहीं होनी चाहिए ना मेरे भाई, कि नेशनल हेराल्ड की कंप्लेन हुई थी 2012 में और हम बैठे हैं 2025 में चार्जशीट पे ताली बजा रहे हैं भैया। ये 13 साल मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, इसका कुछ नहीं होना। नेशनल हेराल्ड में आपको लगता है, मतलब अगर नेशनल हेराल्ड का वो आता है, नतीजा आता है, तो राहुल गांधी जेल जाएगा, वो आएगा ही राहुल नहीं। गांधी जेल जाएगा तो सबसे बड़ा नुकसान तो भाजपा का है। वो सिर्फ इसको गरमाएंगे। दिस इज पॉलिटिक्स, दिस इज पॉलिटिक्स। ये तो रॉन्ग ना, वही तो दिस इज रिडिकुलस। अब स्वामी अड़ गए इस पे, स्वामी कह रहे साफ बोलो जेल में नहीं डालना, बिकॉज जो लेवल पे है इस समय ये चार्जशीट होने पे,
टेक्निकली ही शुड बी इन प्रिजन भाई। Exactly. ईडी में इतने में प्रिजन पे होते हो आप। हाँ अब स्वामी बेचारे लड़े हुए अपना, वैसे तो वो बेचारे नहीं है बट इस मामले में एनीथिंग बट बेचारा, बट इस मामले में बंदा पिल गया है बिल्कुल। हर कोना कवर किया है उस बंदे ने, क्रेडिट है उस बंदे को। ये लोग हर छोटा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं और खारिज होकर वापस आ रहा है स्वामी की ओर। तो अब ये चार्जशीट जो हो गए हैं, पर भाई क्या दिमाग लगाया है स्कैम में। मैं स्कैम का फैन हूँ, मतलब स्कैम के फैन नहीं होते कभी। अगला जो ये क्या कौन सा आया था उसके इफ यू कैन एक्सप्लेन के अरे क्या बिल्कुल, स्कैम किस बिल्कुल, तरीके से पूरा बिल्कुल, प्रोसेस। नेशनल हेरल्ड एंड वक्फ दोनों में जो लैंड ग्रैब हुई है ना, लैंड ग्रैब एक कॉमन थीम है दोनों में कि भाई कैसे जमीन हथियाई जाए। वक्फ में तो भाई रुमाल रख दिया आपने, हमारी हो गई, ठीक, वहां तो चलो मजार पे बैठ गए, लेट गए वहीं पे, वो तो हमारी हो गई। इसमें तो कमाल कर दिया भाई इन्होंने। इसमें इन्होंने, आपका ये अखबार था नेशनल हेरल्ड, ठीक, पहले तो चच्चा नेहरू ने इसको चलाया, ठीक, इसमें अपनी बगरबाजी करते थे, खूब ज्ञान पेलते थे, अंग्रेजी में लिखते थे ऐसी, कईयों में तो चाचा कि समझ ही में ना आए। लोग कह रहे हैं भाई चाचा जी तो जो थे मतलब आप सोचो, आजादी मिलने के बाद भी पहली स्पीच कह रहे हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। आधे लोग आज भी होश हो जाए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या है। उस जमाने की जनता को ये बोल रहे हैं लॉन्ग अगो देयर वाज अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। लोग कह रहे भाई क्या बोल गई है। हाँ, कॉलोनियल हैंगओवर किस हद तक था ये सोचो। सही बात। अब उसमें वो अपने बड़े बड़े लेख लिखते थे जिसमें घुमा देते थे, लोग इसी में खुश हो जाते थे कि हम लोग के यहाँ भी कोई जानता है अंग्रेजी। खैर, उसको इन्होंने चलवाने के लिए एक बनाया एसोसिएटेड जर्नल्स, उसमें 5000 फ्रीडम फाइटर को शेयर होल्डर बनाया, ठीक। अब वो 5000 से कब हथिया ली गई चीज, उनमें आधे लिख रहे हैं, कोई शांति भूषण के पहले के थे वो लिख रहे हैं, कुछ और थे वो कह रहे हैं हमसे कब लिया गया हमें पता नहीं। फाइनली ये क्लोज्ड ग्रुप ऑफ द गांधी फैमिली के पास आ गया। चलो कोई बात नहीं, ये तो एसोसिएटेड जर्नल हो गया। अब जी अखबार चला नहीं पा रहे ये लोग, जैसे पार्टी नहीं चला पा रहे थे, अखबार भी फेल हो गया इनका। 2008 में अखबार बंद हो गया। अब एसोसिएटेड जर्नल को टॉप की प्रॉपर्टी मिली हुई है, मतलब वक्फ के बाद जो सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटेड जर्नल के पास है। लखनऊ में, पंचकुला में, हेरल्ड हाउस, सब मिला हुआ है इनको। अब काम करते नहीं हो तुम जिसके लिए मिला था, अब प्रॉपर्टी हथिया के बैठे हुए हो 2000-3000 करोड़ के। अब एक तरकीब इन्होंने निकाली, मतलब मैं देखो सोनिया गांधी कितनी चालाक है ये तो बात दाद देनी पड़ेगी बॉस। ये बात तो कमाल की है। उसने कांग्रेस पार्टी से इनको एक लोन दिलाया 90 करोड़ का। कहा कि भाई चलाओ अखबार। इन्होंने कहा भाई हम नहीं चला पा रहे। चलो कोई नहीं, एक कंपनी अलग से खोली, यंग इंडियन लिमिटेड। राहुल गांधी को सोच के उसने रखी। अब हालांकि राहुल गांधी रहे नहीं यंग इंडियन, बट यंग इंडियन नाम से रखी। उसमें शेयर होल्डर यही माँ बेटा रहे और एक दो अपने चमचे उठा लिए उन्होंने, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस और ये सब। अब यंग इंडिया लिमिटेड में भी यही पार्टनर, कांग्रेस पार्टी तो है ही इनकी बपौती, इन्होंने ही लोन दे रखा है। और एसोसिएटेड जर्नल से इन्होंने कहा भैया 90 करोड़ का हमारा लोन वापस करो, कांग्रेस पार्टी। अब एसोसिएटेड जर्नल बड़ी आसानी से प्रॉपर्टी बेच सकता था, उसने प्रॉपर्टी नहीं बेची, उसने अपना लोन जो है उठा के असाइन कर दिया यंग इंडिया लिमिटेड को। यंग इंडिया लिमिटेड ने जब लोन असाइन करने की बात करी तो उसने कहा भाई तुम अपने शेयर्स हमें ट्रांसफर कर दो, तुम जब लोन नहीं दे पा रहे। उसने भाई साहब पूरे शेयर्स यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए 50 लाख रुपए लेके। 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक बन गए सोनिया और राहुल। वाह, क्या गजब। मतलब सोनिया राहुल से कहा कि तुम्हारा लोन माफ करने के लिए सोनिया राहुल से मांग के 2000 की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देती हूँ। तो वक्फ से भी बड़ा है यार ये तो अल्टीमेट है ये बिल्कुल। ये तो पर पुरानी रही है ना। नेहरू जी ने भी यही कहा था मैं नेहरू जी को अवार्ड दे देता हूँ, और ऐसा ही इंदिरा जी ने भी कहा था मैं इंदिरा जी को भारत रत्न दे देता हूँ। अब इसमें ये ऐसा बुरा फंसे हैं, ऐसा पता लगा जी जो वक्फ में होता था, वक्फ में पता है ना, वक्फ की प्रॉपर्टी पे इन्होंने मॉल वॉल खोल रखे हैं। पता लगा ये जो हेरल्ड हाउस और ये सब के जो थे, किसी में पासपोर्ट का दफ्तर खोल रखा है, किसी में बार चल रही मस्ती से, किसी में कुछ चल रहा है, वहां से रेवेन्यू आ रहा है। बार से तो खैर पुराना नाता, मैं वही कह रहा हूँ। तभी तो बार हैड अ सिंबॉलिक मीनिंग विद इट। तो ये क्या रेवेन्यू का आप बता रहे थे, कुछ रेवेन्यू का कुछ आंकड़ा है क्या? कि नहीं, इनसे रेवेन्यू का आंकड़ा नहीं। अब इन्होंने खेल क्या खेला इसमें, इन्होंने जल्दी से इसको दिखा दिया कि यंग इंडिया लिमिटेड इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। एनपीए। तो देखो हम कमा नहीं रहे हैं, हम मालिक हो गए हैं, मालिक हैं, बेनिफिशियल इंटरेस्ट है कमा हमारा, नहीं रहे हैं पर हम कमा नहीं रहे हैं। मतलब जरा जलवा देखो। फिर इस पे भी स्वामी जी तो घुस जाते हैं। देखो स्वामी जी तो एक बिल्कुल ये तो मानने की बात है।
भाई वो एक वोट से जो वो छोड़ते किसी को नहीं कोई है। मतलब ही नहीं है। वो ले आए कि उनको समझ में नहीं आया उनको कहाँ से और घेरें। तो फिर इन्होंने देखा कि यंग इंडिया लिमिटेड ने जो 50 लाख में खरीदा ये पूरा, वो 50 लाख कहाँ से लाए? अच्छा ये इतने मूर्ख हैं, 50 लाख भी एक इन्होंने हवाला कंपनी से ले रखे हैं। वो हवाला ऑपरेटर ले आए, कहा यहाँ से भी सालों पे पीएमएलए डालो, यहाँ से इनकम टैक्स का ऑर्डर निकालो। बौखला गए अब गांधी। और ऐसे में तुम राहुल गांधी का इंटरोगेशन करा रहे हो ईडी वाला, राहुल गांधी जवाब ही नहीं दे पा रहा बेचारा। वो क्या देगा, उसमें बोलना तो कुछ आता नहीं, उसको पता ही नहीं होगा ये सब क्या जो आपने क्या कर दिया है, जो आपने एक्सप्लेन किया है ना स्कैम। ये वो स्कैम भी, ये इसको भी सिंपल भाषा में एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा वो आदमी। वो एक नोट लिख नहीं पाता, वो ये सब बातें बताएगा क्या? वही तो बता रहा हूँ। अब उसका क्या हुआ होगा, 5 घंटे चला इंटरोगेशन। मुझे पता है क्या लग रहा है, जैसे चिड़ियाघर में आ जाता ना कोई कि देखो इसको देखते हैं हम लोग, फिर आप अपने संबंधियों को भी बुलाते हो। 5 घंटे क्या किया होगा ईडी वालों ने? उससे बात करी होगी, 5 मिनट में पता लग गया होगा इसको कुछ नहीं आता। कि अंग्रेज आया देख लो। फिर लोगों ने कहा होगा जरा बगल वाले को भी बुला के लाओ, दिखाएं तुम इसको कुछ नहीं आता। देखो क्या मजेदार आदमी है। सब आ रहे हैं और वो उनको समझा रहा है कि मैं राहुल गांधी को मैंने मार दिया है, राहुल गांधी है ही नहीं। आप जिससे बात कर रहे हो वो असल में राहुल गांधी नहीं है। तो वो एक दार्शनिक संवाद बन गया होगा जो मैं समझ रहा हूँ। बाकी क्या हुआ होगा ईडी के दफ्तर में 5 घंटे? सही बात। 5 घंटे में क्या पूछा होगा उससे भाई? वी कैन नॉट इमेजिन दिस। सोनिया गांधी ने तो घुमा लिया होगा थोड़ा बहुत। अच्छा वहां पे भी लॉयर कौन? अभिषेक मनु सिंघवी। ठीक, अभिषेक मनु सिंघवी मेरा अपना क्या लेना, फोन अपने जो है ना सिराने पे रख के सोता होगा। सीधा सोनिया गांधी कॉल आता होगा, काला कोट पहना चल दिया डिफेंड करने। कोट भी पहना ही होता होगा, आ रहे हैं मैडम। हाँ कोट बिना पहने तो आई हुई हैं महाशय की तस्वीरें तो हर जगह। इन्होंने साला हर गलत केस उस टाइम पे वो अभिषेक मनु सेक्स भी हो जाते हैं। हर गलत केस में इन्होंने बचाव किया है। राम मंदिर, ये कपिल सिब्बल और इसने, और बड़े वैसे दिया है इसने। कपिल सिब्बल ने हमेशा ऐसे बात करी कि वो है मुसलमान, कि हमारे को हक नहीं है क्या, हमारी भी तो मस्जिद है। हमारी बोला है उसने, मुसलमान नहीं बोला है, हमारी बोला है। तो आज भी इसने बोला कि हमें बताओगे हमें कौन सा हक किसको देना है, इनहेरिटेंस राइट। तो द पैशन ही हैज फॉर मुस्लिम्स ट्रिपल तलाक पे चला गया, 370 पे चला गया यार ये आदमी। सही बात है। इनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज से मतलब है, वो है पैसा। पैसा आता रहता है, इनकी एक नैरेटिव है, इनका एक पॉलिटिकल स्टांस है, उस पर ये चलते हैं। ये जिस दिन फिर से सत्ता में आएंगे फिर से यही काम करना है इन्हें। तो दिस इज ये तो बस पॉलिटिकल सत्ता इनके हाथ में आ नहीं रही है, बस यही बात है और कुछ नहीं है। कपिल सिब्बल पर जुगाड़ सेट किया रहता है, कभी अखिलेश को सेट करके राज्यसभा, कांग्रेस को लात मार दी, बरखा से लड़ाई हो गई। बरखा से तो बड़ी गंदी लड़ाई हुई है कपिल सिब्बल। वो तो चैनल चलाया था ना, तिरंगा चैनल था, क्या नाम था उसका चैनल, और उसकी फिर पैसे नहीं दिए थे किसी भी। बरखा दत्त का इतना लंबा ट्वीट था, उसने कहा कि भाई देखो मेरे पैसे नहीं दिए कोई बात नहीं, मैं झेल लूंगी, समझ जाऊंगी। पर जो 20-20 हजार वाले लड़के हैं, जो छोटी सैलरी वाले, उनको तो दे दो। बट वो कर्मा था, आपको बताऊं मैं, जितना बरखा दत्त ने चमचागिरी करी है कपिल सिब्बल की, बिल्कुल 2004, 6, 8 टाइम पे कपिल सिब्बल हर समय होते थे एनडीटीवी पे, और बरखा के साथ मिलके एजेंडा सेट कर रहे होते थे। जब इन दोनों को गाली गलौज पे उतरते हुए देखा ना तो मजा आ गया मुझे। तो मैंने कहा बहुत बहुत सही हुआ ये दिस इज गुड कर्मा। तो ये तो मतलब आप देखो ना कि एनडीटीवी वाले, क्या प्रणय रॉय, उसके साथ भी नहीं बनी बरखा की। हाँ। प्रणय के साथ भी नहीं। अदरवाइज निधि वापस से चली गई थी ना एनडीटीवी। निधि हार्वर्ड गई। अभी वो राघव चड्ढा जा रहा है, उसने खुद ही को ट्रोल किया कि भैया कागज चेक करके जाना। तो वो हार्वर्ड चली गई थी, वापस आई तो वापस से एनडीटीवी ने ले लिया। बरखा दत्त को निकाल ही दिया गया। बरखा दत्त के बारे में जब मैं सोचता हूँ ना, तो अभी ना एक डिबेट थी, उसमें 26/11 के सर्वाइवर भी थे, तो बिकॉज पूरा 26/11 को लेकर चर्चा चल रही थी। ही सेड कि वी कैन नेवर फॉरगिव बरखा। जो उसने वहां 19वें फ्लोर की बात बताई, कहते हैं आई वाज दिस क्लोज टू डाइंग बिकॉज हमारे एरिया पे ऐसे भी जगह थे 26/11 में, ताज में, जहां लोगों को नहीं पता था क्या हो रहा है। मजे से लोग बाहर से पी रहे थे, चीज कर रहे थे। कहते हैं फिर एकदम से बीम अक्रॉस हो गया कि यहां पर है। कहते हैं वी वेंट द रॉन्ग वे एंड वी रियलाइज्ड पीपल आर कमिंग दिस वे। मतलब बरखा ने गजब की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई थी तब। मतलब इट इज ऑलमोस्ट क्रिमिनल जो उसने काम किया था, एंड शी डिड इट ट्वाइस। कारगिल में किया पहले, कारगिल में भी किया था, एंड यहां पर ये काम करा। तो आई मीन हाउ दीज पीपल आर स्टिल अलाउड
to do what they are doing, that is surprising. 2014 में पुलवामा के टाइम पे भी नहीं, they did it at पठानकोट जब हुआ था, पठानकोट में जो बेस वगैरह पर अटैक हो रहे थे, उस टाइम इन्होंने बताया कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पे ये वेपनरी रखी है, वहाँ पे वो वेपनरी रखी है, अगेन नॉट बरखा बट एनडीटीवी। तो एक ही बात है, उस टाइम पे बरखा एनडीटीवी में थी, और जो बैन लगाया गया था एक दिन का, वही बात जब वो रवीश ने ये काली रात आ गई है, स्क्रीन काली कर दी थी, तो वो तभी, और वो मीम वाले बिठा दिए थे, वो तभी की बातें हैं। कोई और इशू है क्या अभी हम थोड़ा सा पीएसएल के बारे में बात करने वाले हैं। अरे हाँ, बिल्कुल। तो अभी भाई साहब पीएसएल में एक गजबे चीज हो गई है। अच्छा, मैंने देखी नहीं, जरा दिखाइए आप। गजबे चीज हो गई है, ये देखिए आप। अबे डैरेल, देखो पीएसएल के स्पॉन्सर जरूर है हेयर ड्रायर वाले, लेकिन डैरेल मिचेल को हेयर ड्रायर क्यों दे रहा है? उसका क्या करेगा? सारे के बाल नहीं है तो हेयर ड्रायर अपने पीएसएल वालों पागल हो चुके हो क्या? क्यों अपनी पहले जलील कर रहे हो? अरे यार कसम है भाई, जो दुनिया दे रहे हो तुम पाकिस्तान से जो कुछ चीज आती है ना, देखो ये वही है ना, अल्लाह ने इनको ताकत दे रखी है जलील होने की। वही बात आ गई। ये आपने दे दिया किसे? गंजे को यार। क्या केजरीवाल के जाने के बाद यही चीजें एंटरटेन कर रहे हैं बस। केजरीवाल वैसे पता है, दिल्ली में केजरीवाल ने डाला, अगर आप लोगों ने ट्वीट देखा हो, कि लोग मुझे मिस कर रहे हैं ऑलरेडी, बत्तियां जा रही हैं, लोग मुझे मिस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है मिसिंग हिम फॉर द एंटरटेनमेंट वैल्यू। राइट, मैं भी कर रहा हूँ ये एंटरटेनमेंट के लिए, तो मैं भी कर रहा हूँ शेयर एंटरटेनमेंट। कहीं रोएगा ये, कहीं तो ऐसा हो रहा है क्या दिल्ली में? लाइट जारी है? थोड़ा बहुत चली गई, एक आध जार, वो तो इसको कुछ ना कुछ तो बनाना है। तो पहले भी जाती थी द्वारका साइड में, तो मैंने देखा है कि नहीं कोई ऐसा इशू नहीं है। बट केजरीवाल का क्या है, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि such people they have a tendency of coming back to power. तो बीजेपी better do something big. Should be on their toes. हाँ, otherwise he will manage to come back, because हमारे देश में क्या है ना, nostalgia factor बहुत है, even for bad things nostalgia है। अरे हम वो रातें मिस करते हैं जब हमारे घरों में बत्ती नहीं होती थी और माँ बाप साथ बैठ के पंखा यूं चलाते थे और हम लोग अंताक्षरी खेलते थे मूर्खों की तरह। हो जाता था। तो लोग मिस बहुत करते हैं। अरे वो क्या यादें थी यार, हम लोग लाइन में लगते थे राशन लेने के लिए, हाँ, एक दूसरे से बतियाते थे, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। लेकिन फिर डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे आपको लाइनों में लगा दिया गया, तो आपकी दिक्कत भी हो गई थी। तो ये जो नॉस्टैल्जिया है ना, ये बहुत नेगेटिव इमोशन हो जाता है हिंदुस्तानियों के लिए, ये अनफॉर्चुनेट बात है। अभी तो ये अब जो गवर्नमेंट है, जो अब इस समय दिल्ली की गवर्नमेंट है, आप दिल्ली में रहते हो, तो डू यू थिंक के दे आर डूइंग सम एक्शन, या फिर वही सब चल रहा है? अभी स्लो है मेरे हिसाब से। आई एक्सपेक्टेड देम टू बी मच क्विकर, बिकॉज आज भी सड़कें तो बहुत खराब हैं, गंदगी अभी भी है। नाउ द बिगेस्ट थिंग इज दे आर सेइंग कि हम एमसीडी में कंट्रोल आ जाएगा तो करेंगे। एमसीडी में कंट्रोल आ जाना चाहिए इनके पास अगले 1-2 महीने में, बट दे नीड टू एक्ट फास्ट। अभी यमुना वगैरह पे कर रहे हैं, यमुना पे तो काम हो ही रहा है। यमुना पे तो काम हो रहा है, पर उसमें यमुना जैसी नदी को साफ करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, तो वो कितना टाइम लगेगा वो पता चलेगा। फ्रीबीज पे ना हल्का सा, मतलब क्या है, रैशनल रोल बैक है। जैसे अब बसों की यात्रा पे पहले इट वाज फ्री फॉर ऑल महिला, अब उसका कार्ड बनेगा, तो इससे लोगों को थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होगी, क्योंकि भाई ऐसे थोड़ी बांट सकते हो चीज को। उस पे दे आर गैस लाइटिंग। आतिशी को भी छोड़ रखा है। केजरीवाल बहुत स्मार्ट खेल रहा है। ऑल दीज लीडर्स ना, जो बड़े लीडर रहे हैं, जैसे इंदिरा गांधी रही, ये जब हारते हैं, ट्रंप भी फॉर दैट मैटर, ये 1 साल बिल्कुल दूर रहते हैं ताकि यू स्टार्ट मिसिंग देम, एंड देन हल्के से ये अपीयर करते हैं। तो केजरीवाल इज प्रीटी मच प्लेइंग दैट गेम, सो बीवेयर, मतलब ही कैन मेक अ कमबैक। जैसे इंदिरा गांधी ने कमबैक करी, ट्रंप ने कमबैक करी, दैट इज अ फियर दैट आई हैव। अभी पीएसएल पे ही वापस आते हैं, और रिजवान भाई साहब का इंटरव्यू हुआ। रिजवान को बता दें कि आपकी कैप्टनसी ने हमने काफी लर्न कर लिया है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान अब विन-विन की तरफ जाएगी। आपने लर्न कर लिया है, वो कह रही कि रिजवान को बता दें कि आपकी अरे एक सेकंड, काफी लर्न कर लिया है, मुल्तान सुल्तान अब विन-विन की तरफ जाएगी। तो कह रहा है कि भाई आपने बहुत बार लर्न कर लिया है, आप कितना लर्न करोगे, आप क्या मुल्तान सुल्तान जीत पाएगी? अबे रुक जा, कहाँ हो गया? हाँ, ये रिजवान को लूप पे लगा। हाँ, तो वो कह रहा है कि भाई
आपने अब तो बहुत सारा लन कर लिया होगा, अब आगे विन करोगे कि नहीं करोगे? मुल्तान सुल्तान जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी? ये एक्चुअली ना सालों पहले की बात है। मतलब ये शाहरुख खान से 10 हमें वो हैं चीजें, बट ही इज वेरी विटी। शाहरुख खान इज वेरी वेरी विटी। तो ये बात थी एक टाइम की कि ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान में ना कुछ नोकझोंक चल रही थी उस टाइम पे। उसकी पिक्चरों में हटा दिया था शाहरुख खान ने, सलमान खान कुछ नॉनसेंस कर रहा था, क्या कर रहा था। तो ये दोनों एक अवार्ड शो पे थे, तो उस पे ऐश्वर्या राय से पूछा कुछ। ऐश्वर्या राय ने कहा कि शाहरुख की पिक्चर ये वाली मुझे कोई खास नहीं लगी। शाहरुख वहीं पे खड़ा हुआ है, ये मुझे कोई खास पिक्चर नहीं लगी और ये वो। फिर उससे कुछ और पूछा, शाहरुख इज वेरी गुड इन रिप्लाइंग बैक। हाँ, तो फिर रिपोर्टर ने कुछ पूछा ऐश्वर्या से, तो ऐश्वर्या कहती है देखिए बिल्कुल वही रिजवान वाली बात कही कि या तो पिक्चर चलती है या आप लर्न करते हैं। ठीक, तो फिर शाहरुख के पास गई रिपोर्टर, तो रिपोर्टर शाहरुख कहता है नो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू लाइक अबाउट ऐश्वर्या, पूछा रिपोर्टर ने। तो शाहरुख खान कहता है शी इज वेरी लर्निड, एक्सट्रीमली लर्निड आई मस्ट से। उसका मुंह इतना हो गया, इतने फेलियर जैसा है तुमने कि तुम बहुत लर्निड हो गई हो विद टाइम। तो ये वो वही चीज याद आ गई मुझे कि लर्न, ये भगवत गीता का सार भी है वैसे तो ये कि आप सीखते हो। सही बात है। अभी एक चीज और बहुत जबरदस्त हुई, ये पढ़िए आप। बाबर्स फैंस अनहैप्पी विद, क्या है ये? ज़ालमी एक ब्रांड है, पोस्टर फॉर पोजीशनिंग हिम इन द प्लेस ऑफ लेटर एल। बाबर के पीछे ज़ालमी में बीच में खड़ा हुआ है बाबर और उसके पीछे छुपा हुआ है लेटर एल, तो यही एल है। ज़ालमी में एल लगाया है बाबर ने। बताओ यार। अच्छा, ये इनमें कौन सा था जिसके हेलमेट में बॉल घुस गई थी? अभी एक थ्रो मारा, आपने देखा वो कि नहीं देखा? अरे वो तो बहुत फनी हुआ एक पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ। दौड़ रहा है वो, इसने थ्रो फेंका, ठीक, रन आउट के लिए। वो थ्रो इसके ग्रिल के अंदर घुस के इसके नाक के आगे आ गई बॉल। मतलब तो एक कमेंटेटर ने कहा दिस कैन ओनली हैपन विद पाकिस्तानी। पहली बात तो ग्रिल के अंदर घुसे और फिर वहां जाके चिपक गया, उसको दिखना बंद हो गया बॉल उसके आगे आ गई। आई थिंक बाबर था या कौन था, किसी एक के साथ हुआ है। मुझे नहीं पता, देखा नहीं मैंने। नहीं यार, ये बहुत गलत किया गया है। देखो आपका नाम? सर टीवी पर देख लीजिए। नहीं, The next day, सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, आंखों का दर्द हुआ पर चलता है। तो भाई साहब बाबर का बुरा हाल चल रहा है अभी फिर से। पीएसएल आता है यहाँ? मुझे पता नहीं, मैं देखता नहीं कहाँ भाई आता होगा, उस पे फैन कोड पे आता है। अच्छा पीएसएल एक पे आता था पहले, आई डोंट नो सोनी लिव या किसी पे। किसी पे तो आता था, मैं तो देखता भी नहीं था। एक ने पता नहीं डाला है, ये पोस्ट आप लोग वेरीफाई कर पाओगे। एक ने कहा हम पर मैच फीस पीएसएल में आईपीएल से ज्यादा दे रहे हैं। रिजवान ने भी बोला है अभी कि मैन ऑफ द मैच पे शायद ज्यादा दे रहे हैं हम लोग। जिम्बाब्वे की करेंसी में दे रहे हो गए? नहीं, बड़ा कंपेयर करके लिखा है उन्होंने इंडियन करेंसी से। तो ये क्या था, रिजवान ने भी अभी बोला था कि पीएसएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन चुकी है। हाँ, ये इसी बात पे बोला है इन लोगों ने कि वी आर पेइंग मोर एंड हम लोग अब ज्यादा बड़ा टैलेंट लेकर आ रहे हैं अपने। और कौन खेल रहा है? खेल कौन रहा है पीएसएल? हमें तो यही नहीं पता। एक शायद डेविड वार्नर उनका बहुत बड़ा प्लेयर है जो खेल रहा है वहां। डेविड वार्नर यहाँ तो नहीं है ना, आईपीएल में है? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है। पिक नहीं हुआ होगा वहां, भाग गया होगा। डेविड वार्नर जो पिक नहीं हुआ है वो वहां भागा है। वार्नर नहीं है इस बार, डीसी में खेलता था ना वार्नर तो। वही मैं कह रहा हूँ, डेविड वार्नर मुझे इस बार दिखा नहीं। और इस बार डीसी की टीम अच्छी है, दिल्ली की टीम अच्छी बन रही है भाई। मतलब एटलीस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कल का सुपर ओवर वाला बहुत जबरदस्त किया, परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं एटलीस्ट। मतलब अदरवाइज टीम दिल्ली की अच्छी होती थी हमेशा। जब हम लोग आईपीएल की बात ही कर रहे हैं तो धोनी के बारे में आपको क्या कहना है, पहले तो ये बताइए। धोनी ने मैच जितवा दिया भाई साहब, 8 बॉल में 21 रन, छोटी बात है। आपको फॉर अ रीजन है, पता नहीं क्या हो गया यार, क्लब का हिस्सा है। माही भाई ने ऐसे बॉल फेंकी, वो सीधी स्टंप पे लग गई। तो रन आउट कर दिया भाई। इतना खुश है चेन्नई वाले, बाढ़ में गई, चेन्नई हार गई, माही भाई ने छक्का मार दिया। माही भाई ने छक्का मार दिया। आई थिंक ही शुड रिटायर यार। अरे ऑफ कोर्स ही शुड, बहुत हो गया। नहीं देखो, बट द पॉइंट इसमें पंगा जो है ना वो रिटायर की
फ्रेंचाइज जो है अब थाला है ना। अब थाला फॉर अ रीजन, तो जो भी होगा, चलो जो भी सारी चीजें हैं, पर एक बहुत तगड़ी फैन बेस है। एंड आईपीएल इज ऑल अबाउट मनी, ठीक है, वो आईपीएल ही खेल रहा है, आईपीएल इज ऑल अबाउट मनी। क्रिकेट एक तरफ है पर मनी भी एक तरफ है, ठीक है। अब जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, वो चेन्नई को पैसा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वहां पे धोनी है और धोनी की मैसिव फॉलोइंग। कब तक कर लोगे इसको, खींच पर उसको लोगे? जब तक उसको वो भुना पा रहे हैं तब तक उसको भुना रहे हैं। जिस दिन उसको जल गया है भुनाने मतलब बंदा 40s में भी अब आगे निकल गया है, 43 42-43 है। हाँ, मतलब ठीक है, चलो एज तो एक नंबर है, वो एक ठीक है बात, बट ही इज नॉट परफॉर्मिंग आल्सो यार। he doesn't come नहीं, पिछला मैच जिताया भाई, 8 में 23 इधर मारे यार, वो मारे पता एक नहीं दो लग गया होगा मैच, लप्पा, बट इतने मैच हो चुके हैं तो हैं, छक्का वक्का तो अभी भी मार देता है, बट आई डोंट नो, मतलब दूसरा बंदा, यू नीड टू ब्रिंग इन न्यू पीपल ना यार। कब तक आप बॉलर से नीचे बैटिंग करने आ रहे हो यार? दुबे के साथ नहीं, अभी तो ठीक, अभी ऊपर आ गया। जब इतना क्रिटिसिज्म हो गया तो ऊपर आ गया। तो दुबे के साथ खेल रहा था अभी, तो दुबे ने कह रहा, बताओ बेटा मार लोगे? कहता ट्राई कर लेंगे। कहता ट्राई तो फिर हम ही कर लेंगे। तो भाई ने ट्राई किया भी, भाई ने मारा भी। उसके वो वीडियो इतना वायरल होता है भाई अब 2019 सेमीफाइनल से कंपेयर होकर के। हाँ, और पीछे वही वाला गाना चल रहा होता है जो कौन सा है, बोले जो कोयल। अच्छा, बोले जो कोयल वाला गाना चलता रहता है ना। हाँ, वो गाना चलता रहता है और धोनी जो है वो वेल लेफ्ट कर रहा है, मार ही नहीं रहा है, आईपीएल में उन्हीं बॉलों पे मार रहा है। फर्ग्यूसन की जो वो रिएक्शन, ये क्या था? ये रिएक्शन मतलब दिल तोड़ने वाला था एक्चुअली वो। एक्चुअली बट मुझे 2019 का जो सेमीफाइनल था ना, उसमें एक्चुअली भी धोनी का परफॉर्मेंस बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा था। दैट वाज अ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस एंड दैट टूर्नामेंट वाज अ डिसअपॉइंटिंग। डाइव भी नहीं किया बंदा जब रन आउट हुआ। जो बंदा इतना फिट है और सब कुछ है, आई थिंक दैट रियली हर्ट अस। वो बहुत एक खराब, एंड दैट वाज द एंड, दैट वाज हिज लास्ट मैच। उसके बाद तो बस एक ट्वीट आया था या क्या आया था, खत्म कहानी, है ना। तो धोनी कहाँ तो 19 और कहाँ साला हम 25 में बैठे हुए हैं और अभी भी मार ले रहा है फर्गसन को छक्का। 6 साल पहले तो मार ही सकता था, वो वाली एक बात। अभी इसमें एक चीज जो एक्चुअली चिंताजनक है अगर हम धोनी की बात कर ही रहे हैं तो राइडो की बात करनी बनती है। तो मतलब जो जिस लेवल पे कमेंट्री चल रही है भाई, वो क्या है, मतलब आप तो भैया सिद्धू को तो सुन के मैं डर जाता हूँ यार। सिद्धू को सुन के मैं इतना कांप जाता हूँ कि मैं रिमोट की ओर बढ़ता हूँ। कोयल की चकचक, ये तो बिन पहनने का, ये मतलब मेरे तो समझ ही नहीं आता ये क्या बोल गया इतने में यार। इतने में ये क्या बगलों की चकचक है या ये कोयल की बांसुरी है या मैंने कहा भाई माफ कर दे, ये कहाँ से खुला छोड़ दिया गया सिद्धू इस सबके बीच में। तो सिद्धू और राइडू तो राइडू इज ऑल अबाउट धोनी। मतलब धोनी धोनी खेल भी नहीं रहा है, फिर भी इट इज ऑल अबाउट धोनी। क्या मतलब है भाई? मैच चल रहा है साला आरसीबी दिल्ली का, धोनी भाई यहाँ होते तो ऐसा कर देते। उसके मीम्स भी तो चल रहे हैं ना। वो तो यार वो क्या है पता नहीं, मैंने वो लिए नहीं, अदरवाइज मैं वो मीम्स लेने का सोच रहा था, मेरे को लगा नहीं था हम आईपीएल में जाएंगे। बट उसमें वो साला एक डॉन 92 कुछ ऐसे नहीं, जॉन D92 करके एक वो है, वो सुपर चैट मार के कहता है कि मतलब अगर ये राइडू तो मतलब नहीं, उसने लिखा कि माही भाई इतना डीप ले जाते हैं कि राइडू होने लगता है। नहीं, इस पे बहुत फनी चल रहा था। इस पे एक था इस पे कि राइडू हर चीज पे कहता है ये सब माही भाई का योगदान, ये सब माही भाई का योगदान है। तो एक ने उससे बोला मुबारक हो भाई, तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है, ये सब माही भाई का। तो ये जो चमचा मेंटालिटी आई है ना, ये माही हो गया और कुछ हमारे नेता हो गए, ये भी एक नॉजिएटिंग चीज है एक्चुअली। सही बात है। और इसमें भाई फिर इन सबसे दूर पाकिस्तान की जब बात कर ही रहे थे हम, अभी गर्मियों का समय चल रहा है भाई साहब। हाँ जी। और जो गर्मियों का समय चल रहा है उसमें एसी भी चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो सबका बिल जो है वो बिजली का ज्यादा आ रहा है। तो पाकिस्तान से आप सभी के लिए एक नुस्खा आया है कि आप अपना बिल कम कर सकते हो।
वो अच्छा। देते हैं। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि बिजली का बिल कम है। समीरा आजम कराची से। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का बिजली का बिल कम से कम आए, तो एक वजीफा है, आपने शहादत की अंगुली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। आपने लिख लेना है जम जम। ये मीटर पे लिख दे, महीने में 2 नहीं दफा यार। करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें, इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूँ आपकी बिजली का बिल कम आएगा। मौलाना है ना, इसने जाके बाबर आजम के यहाँ लिख दिया जमजम, तब से वो जमजम हो गया। नहीं बाबर आजम में तो जम एक है ही ऑलरेडी। हाँ, अरे ये तो आपने कमाल कर दिया। ये इसी ने दिया है, ये जो जमजम है, तो उनका स्कोर कम पूरा हो गया। पूरा पूरा पाकिस्तान पे इसी मौलाना ने जमजम कर दिया। तो भाई साहब, अगर आपको बिजली का बिल ज्यादा लग रहा है तो शहादत वाली उंगली से जमजम लिखाओ पानी अरे में डुबा शहादत के। वाली उंगली क्या है? ये शहादत वाली उंगली है क्या? इसका क्या मतलब हुआ? मुझे क्या पता। एक आपको मैं बताऊं, मैं अभी आरजू काजमी नहीं है जो पाकिस्तान में बड़ा खुल के गाली देती हैं पाकिस्तानियों को, आपने अभी तो वो लिया मेरे था साथ एक पॉडकास्ट पे थी, जुड़ी हुई उस पे, तो वो कहती हैं हमारे देश के लोग जो हैं उनकी अब इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है पाकिस्तानियों की। तो एक आदमी आया पाकिस्तान चैनल पे, वो कहता है, उसको बोलना था एक से, आर यू ड्रंक? तो उसको ड्रंक वर्ड आया नहीं। उसने कहा आर यू टुन? वो कहता है नो आई एम नॉट टुन। तो भाई तो साहब, ये है पाकिस्तान। अभी रिजवान की सुन लो ना, क्या मजेदार अंग्रेजी बोलता है यार, मजा आ जाता है कसम वो से। देखो मतलब पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स को उनकी अंग्रेजी पे ट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। उनको क्रिकेट पे ही ट्रोल कर सकते हो अब आप। उसने बोला है रिजवान ने हाँ। कि मैं अंग्रेजी का टीचर थोड़ी हूँ कोई कि मैं अंग्रेजी सीखूं। आई एम नॉट इवन वन बिट एम्बैरेस्ड। अभी उसने क्या कहा, पीएसएल में गया वो, उससे अंग्रेजी में सवाल किया तो उसने कहा आई स्पीक इन उर्दू। उसने बोल दिया। चलो, और अकल का काम किया, अच्छी ये भी तो बात है। अकलमंद है। हाँ। फिर इसके अलावा ना भाई साहब, मोदी जी अलग फॉर्म में है। आप अच्छा पटारा लेके आज बैठे हो, मजेदार। मोदी जी ने कुछ अलग कर दिया है भाई साहब। अच्छा, और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता, मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके नहीं पहुंचा। ये मोदी जी के अंदर का जो बकैती एलिमेंट है ना, या तो मोदी जी ने बिंदास बकैती देख लिया है। अरे भाई, ये टिपिकल हम लोग वाली लैंग्वेज है, फुल बिंदास बकैती जिसको कहते हैं। कह रहे कि वक्फ का अगर अच्छी तरीके से उपयोग किया होता तो आज इनको साइकिल का पंचर, मतलब हम तो कार का पंचर लगवाते थे, साइकिल का लगवा रहे भाई। साइकिल का पंचर लगा रहे हैं। उस पे भी ये हो सकता है मौलाना पंचर बनाता ना, उसी पे भी जम लिख दे। जम लिख के पंचर फिट हो गया आपका, हवा दे दी अल्लाह पाक ने हमें। हाँ, तो आज इतना ही है हमारे पास। बाकी इसके अलावा कुछ और बात करनी है तो करो। मेरे ख्याल से हमारे इश्यूज तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नहीं, बहुत बढ़िया रहा आप लोग सबके साथ। मैं एक वही चीज़ जो कह रहा हूँ कि बिंदास बकैती पे एक तो बहुत अच्छा रिएक्शन हम लोग को मिल ही रहा है सबसे। लेट्स मेक इट मोर एंगेजिंग। मैं वही बात बोल रहा हूँ, आप लोग हमें कमेंट्स में ना प्लीज़ इंटरेस्टिंग एक तो कमेंट्स लिखिए। आप लोग के कई कमेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग है, वी विल ट्राई टू ब्रिंग देम। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग करेंगे ना, आप लोग के कुछ कमेंट्स पढ़ेंगे। एक आध कमेंट इतना मजेदार आया है, इस समय हमारे पास है नहीं। एक ने मुझसे पूछा कि करण भैया एक बात बताओ मुझे, ये जो मेरा दिमाग है इस पे भी क्या वक्फ का कब्जा हो चुका है क्या? खाली रहता है आजकल, मुझे लग रहा है इस पे वक्फ का कब्जा हो गया। हो सकता तो है। काफी इंटरेस्टिंग इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं। लेट्स ट्राई टू ब्रिंग देम आल्सो। हाँ, तो ऐसा करते हैं भाई, अगले बिंदास बकैती में आप इस पॉडकास्ट के नीचे जितने भी कमेंट्स डालोगे उसमें से जो सबसे फनी कमेंट्स होंगे, उन कमेंट्स को अगले बिंदास बकैती में हम लेके आएंगे आप सभी के सामने और उनको पढ़ा जाएगा, फिर मजा लिया जाएगा। हमारा एम ये है कि इवेंचुअली ना, लेट दिस बिंदास बकैती नॉट बी जस्ट लिमिटेड टू द थ्री ऑफ अस। एग्जैक्टली। इसमें एक आध लोग जो जिनके अंदर बकैती कुदाड़े मार रही हो, उनको हम उनके कुछ Invite कमेंट्स करें। भी ले सकते हैं, उनसे 2 मिनट बात भी कर सकते हैं। मे बी दे कैन ऐड टू द फ्लेवर। Right. तो दैट इज व्हाट मेक्स दिस यूनिक एंड इट इज अ प्रोग्राम फॉर एवरीवन। सो प्लीज इंगेज करिए इस पे। सही बात। एंगेजमेंट इज व्हाट इज गोइंग टू कीप अस गोइंग ऑन दिस। बिल्कुल। तो ऑन दैट नोट हम अभी इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम करण भाई के यहाँ पे मिलेंगे
और आप करण भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए। उनके चैनल का जो QR कोड है वो इनके सिर के ऊपर आपको दिख रहा होगा अभी। तो प्लीज डू दैट एज वेल एंड वी आर लिविंग फॉर द गुड नाउ। एब्सोल्युटली, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए, बाय बाय।